आदाब नाजरीन, आज हम फिर एक ऐसी शख्सियत के रूबरू बैठे हुए हैं कि जिनके पास बैठने से बैठने वाला भी नूर से मुनव्वर हो जाता है, जिन्होंने अपने कम सिनी की उम्र से आज तक का सफ़र साहित्य के लिए समर्पित किया है। आप के पापा, आपकी माताजी और परिवार में जितने भी लोग थे वो सब आपको बहुत प्यार करते थे। आपने उनके गौरव को और बढ़ाया है। आपने इस अदबी खिदमात के जरिए शायरों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया है। इस वक्त भी आप भारतीय कल्चर को, भारतीय जुबान को, जिसको हम हिंदवी भी कह सकते हैं, जिसको हम रेख्ता भी कह सकते हैं, आप इन सबको प्रमोट कर रही हैं। अभी आप दिल्ली आई हुई हैं। हमने सोचा कि आपसे मुलाकात हो जाए और हमने बहुत वक्त से आपसे जिक्र किया था कि मैम, हम चाहते हैं कि आप की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हों जो अदबियात आपने खिदमात की हैं। आप में सिर्फ एक ही गुण नहीं है कि आप शायरा हैं, बल्कि आप डायलॉग राइटर हैं, आप कहानीकार हैं, आप लेखिका हैं। आपने गीत बहुत अच्छे लिखे हैं और आपको संगीत की भी इतनी ही समझ है जितनी एक शायर को गज़ल की समझ होती है। इतनी आपकी समझ संगीत में है, आपको कहीं भी कम नहीं तोला जा सकता। आज हम कहना ये चाहिए कि इन सारी खूबियों की मालकिन, जिसके अंदर ये अदब की कस्तूरी महक रही है, आज हम आपके रूबरू पेश कर रहे हैं उनको। दुनियाए अदब उनको सविता असीम के नाम से जानती है। आइए हम उनका खैर मकदम करें इस चैनल पर और सुनते हैं उनको। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। हम ये चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने इतना बड़ा तारुफ मेरा दिया। वो इतना सब देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई बहुत महान कार्य नहीं किया है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। मैं उस योग्य हूँ नहीं हूँ, जिसे मैं किसी उसमें नहीं गिनती हूँ। आप दोस्त हैं, आपने मोहब्बत से कहा कि इंटरव्यू कर रहे हैं तो ठीक है, अभी करिए। अब दोस्तों को क्या मना करेंगे, भी ठीक है, अभी कर लीजिए। एक जमाने में मैं इंटरव्यू लिया करती थी। तो आप पूछे जो आप सवाल पूछना चाहते हैं। आप जब आप दिल्ली में थी जी, तो हिंदी एकेडमी की भी आप मेंबर थी। किस उम्र से सवार हुआ कि मुझे अदब की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करना है? अदब के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये तो पहले सोचा नहीं था जी। लेकिन जहां तक है कि इसे मुझे शौक कब से है, वो तो मुझे बचपन से है, मुझे लगता है। जी। मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में जाती थी, तो मेरी जो हिंदी की जो पाठ्यक्रम में एक हिंदी सब्जेक्ट होता है, तो हिंदी की जो किताब होती थी उसे सबसे पहले मैं पढ़ लिया करती थी, और उसमें भी सबसे पहले कविताएं। अच्छा। क्योंकि कविताएं मेरा मनपसंद विषय रहा है पहले से ही, बहुत छोटे से ही, जी। चौथी पांचवी क्लास में। और शायद मैंने एक हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में कविता थी, मुझे वो पूरी याद तो नहीं है, लेकिन उसकी पंक्ति है दो कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो वो एक पूरी कविता है, बहुत शानदार। मैंने पहले उस कविता को याद किया जी। याद होने पे मैंने उसे एक फिल्मी धुन दी। अब ये बहुत छोटी उम्र की बात है, यानी कि मैं होंगी 8-10 साल की। ओह। और मैं उसे फिर जब धुन तैयार हो गई तो फिर मैंने वो शब्द कविता के हटा दिए और अपने शब्द उस पर जोड़ दिए। लेकिन तब ये नहीं मालूम था कि मैं कभी भविष्य में या एक कवियत्री के रूप में जानी जाऊंगी, या मैं कभी कविताओं के इतने बड़े मंच पर या शायरी के इतने बड़े मंच पर जाऊंगी। ऐसा कभी सोचा नहीं था। मेरी जो आपने कहा असलम साहब,
मेरा जो लेखन था जी वो दरअसल उपन्यास में था। मैं उपन्यासकारा हूँ। जी कहानी लिख दूंगी, उपन्यास लिख दूंगी, तो उपन्यास में वैसे भी लिखना शुरू करती तो उपन्यास ही बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ अभी, जी इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गई दिल्ली, कि मुंबई में मेरी 3 महीने की एक वर्कशॉप है, जिसे हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर कमलेश पांडे जी वो ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। जी। तो उसमें है कि स्क्रिप्ट को कैसे बांधा जाता है। एक विचार आपके पास है, एक सब्जेक्ट आपके पास है, एक आइडिया है, उसको कैसे हम स्क्रिप्ट में बांधे। तो मैंने कहा चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं वर्कशॉप लूंगी इसको। मैं हूँ उपन्यासकारा, जी शायरी करती हूँ, कविता करती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, पत्रकारिता भी करती हूँ और गीत भी लिखे हैं। ये मतलब इत्तेफाक से कोई सामने नहीं आया, जी किसी फिल्म में नहीं आया, फिल्म के लिए लिखा गया, रिकॉर्ड भी हो गया, किसी कारणवश वो फिल्म में नहीं आ सका। तो अब हमने सोचा कि या तो मैं अपनी फिल्म में दूंगी जी या फिर किसी बड़े, या तो टी सीरीज के साथ या किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ उसको लॉन्च करेंगे। गाना बहुत खूबसूरत बन गया था। तो हमारा जो ये कल हम मशहूर हो जाऊंगी जी ऐसा नहीं था। हाँ, मैंने ये जरूर है कि पहली उपन्यास 10th के एग्जाम के बाद लिखी थी, और जो वो 3 महीने बाद उस समय जी आपका रिजल्ट आता था कि आप पास हुए फेल हुए, तो वो जो एक वक्त था उसमें मैंने उपन्यास लिखी थी, पहली उपन्यास 16-17 साल की उम्र में। चाहती थी कि उपन्यास छपे। जी वो नॉवल आया करती थी ना जी पहले, जी हिंद पॉकेट बुक्स की सब जी। जो आती थी नॉवल, इस तरह की नॉवल थी। फिर दूसरी भी नॉवल लिखी मैंने, वो छपी नहीं। मगर अपने आप ही ना, मुझे लगता है असलम साहब, कोई ना डिसाइड करने से कुछ नहीं होता। आपकी खुद यात्रा कहाँ कैसे जा रही है ओफ अपने आप। जैसे मेरे कवि मित्र आदरणीय हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, जी उन्होंने मुझे गुरु दिए अल्लड़ बीकानेरी जी, जी क्योंकि जी मैं शायरी में तुकबंदी करती थी। जी जिसे मैं गजल कहती थी, ना उसमें बहर ना उसकी बस काफिया मालूम था, उसकी रदीफ, उसकी मात्रा, उसका वजन, इससे मुझे कोई मैं वाकिफ नहीं थी। जी बोला शायरी करनी है तो भी ठीक है, आप अल्लड़ बीकानेरी जी। अल्लड़ बीकानेरी जी वैसे तो हास्य सम्राट है, मेरे गुरु, साहित्य गुरु वही हैं। जी वैसे तो वो हास्य सम्राट के रूप में मशहूर हुए, मगर उनकी शुरुआत माहिर बीकानेरी के नाम से हुई थी। और वो उर्दू से वो मतलब स्क्रिप्ट से इतने वाकिफ थे कि बड़े से बड़ा जो उर्दू वाले थे वो भी कोई उंगली नहीं रख सकते थे। आज भी हैं एक शायर, वो है मंगल नसीम जी। जी 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 ये दो अभी हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं मंगल नसीम जी। तो अल्लड़ बीकानेरी जी, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ना अपने आप ना माहौल मिलता रहा असलम साहब। मैंने कोई इसके लिए कोशिश तो की, क्योंकि अंदर एक राइटर है जो हर बात को लिखना चाहती है। मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी। हमारे समाज में एक लड़की और एक कम उम्र की, अगर वो कोई बात करे तो वो ये लगता है कि क्रांतिकारी विचार हैं जी, ये बहुत सी बातें पसंद नहीं की जाती। अब मैं क्या करती थी, मैं तो लिखना शुरू कर देती थी। तो जितने भी विचार होते थे जो मैं कहना चाहती थी समाज से, वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। कवित्री के रूप में मशहूर हो गई, शायरा के रूप में मशहूर हो गई। तो ये ईश्वर की कृपा है, दोस्तों की मोहब्बत है। शायरी लोगों ने सुनी, अच्छी लगी। मैम मेरे लिए बड़े ये अचरज की बात है कि आपने 3 महीने में नॉवेल कंप्लीट कर दिया। ये मैं ये समझता हूँ, अभी अभी आपने ये कहा कि काफियों का मुझे इल्म था शायरी में, लेकिन वो बहरकर उसका वो नहीं था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक उस्ताद शायर ने कहा था जी कि बहर से शायरी नहीं होती है, बहर से तो सिर्फ अशार को तराशा जा सकता जी है। जी 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 जी। जो शायरी है उसमें कई कमियां होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर का मिसरा अलग बहर में है और नीचे का अलग अलग। ये मेरे साथ हुआ है जी, वो भी माना गया। ये भी हुआ है मेरे साथ कि
दो मिसरे अलग अलग बहर में है जी और वो इतना बारीक फर्क होता था, तो मुझ जैसी मतलब एक जिससे वाकिफ नहीं थी मैं जिस अदब के इस शायरी से, तो मैंने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा कह दिया। लेकिन जब मेरे उर्दू के बड़े नाम वाले लोग थे, दोस्त थे, मेरे गुरुजी थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा भाई ये फर्क है इसमें। फिर उन्होंने मुझे समझाया, अल्हड़ जी ने सिखाया मुझे, फिर दोस्तों ने सिखाया, फिर हमारे मंगल नसीम जी, मेरी किताबें छपी हैं उनसे जी। तो किसी किसी जगह जहाँ उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि देखो ये शेर को ऐसे कर रहे हैं क्या, ये शेर ऐसा है, तुम्हारी कोई बात नहीं बदली जा रही है, जो तो तुम्हारा शब्द है, जो तुम्हारी बातें हैं वो ज्यों की त्यों रहेगी। फिर मुझसे बातचीत करके डिस्कशन के बाद शेर होता था। नहीं भाई साहब ये मैं कहना चाहती हूँ, और इस तरह से शेर। तो जैसे आपने कहा ना कि अलग अलग उसमें होती थी, हो जाती थी, और ये तो गलती कभी कभी अब भी कर देती हूँ मैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये देखिए, जब शायरी का देखा जाता है कि भाई कौन अच्छी शायरी कर रहा है तो गालिब की पहचान शायरी से है जी, लेकिन उस्तादों में पहचान गालिब की नहीं है। बिल्कुल। शायर सब मानते हैं उनको, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उनको पढ़ा जाता है। अब उस्ताद शायर हैं, बहुत सारे हैं, उनमें दाग भी हैं उनमें, और मीर अनीस भी हैं उनमें, अमीर मीनाई भी हैं उनमें, लेकिन उनको उस्ताद कहा जाता है और गालिब साहब को सिर्फ शायर कहा जाता है। चूंकि वहां एक आम आदमी के जज्बात, प्योर जज्बात वहां पेश हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि गालिब का इल्म कम था, उन्होंने फिलबदी भी शेर कहे। वैसे ही मैं ये कहूंगा कि आप ने भले ही जो बात कहना चाहते हैं ना, उस बात को रखना के लिए जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाव बदल जाते हैं, हम कह कुछ रहे हैं जी, और वो वजन के चक्कर में, उसके मात्राओं के चक्कर में हम भाव बदलना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं जी। तो इसलिए कई बार ये माफ होनी चाहिए चीजें। अदब की दुनिया को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि छोटी मोटी गलतियां, अगर उसका भाव खत्म नहीं हो रहा, उसका जो जज्बा एक शायर का है अपनी बात को कहने का, वो ज्यों का त्यों आ रहा है और छोटी मोटी चीजें हैं तो माफ कर देनी चाहिए। मैम, इसको तो उर्दू शायर जो थे, उस्ताद शायर, उन्होंने इसको जायज किया है। उन्होंने कहा है कि आप कि अगर बात पूरी हो रही है और कहीं कोई खामी है और आपको उसका मुतबादिल यानी कोई और वो नहीं मिल रहा आपको मिसरा, या कि ये मान लिया जाए कि मेरे पैदा होने से पहले, शायरी की दुनिया में पैदा होने से पहले माफ करके चले गए, जी, तो मैं अब सारे गुनाहों से जी मैं माफ हो गई हूँ। और फिर आपने तो गीत भी बहुत लिखे हैं। गीत लिखे, मैंने गीत लिखे हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई गीत मैंने नहीं लिखा जो मैंने मंच पे पढ़ा हो। जी, मैं मंच पे सिर्फ शायरी करती हूँ। गीत लिखे थे मैंने फिल्मों के लिए, और काफी लिखे। कई तो फिल्मों में दे दिए गए लेकिन आए नहीं, ये इत्तेफाक है, किसी कारण आए नहीं जी। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी हम गाने नहीं लिखते, लिखेंगे गाने जब जरूरत होगी, अब सीधा फिल्म बनाएंगे। इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बनी। क्या फिल्म बनानी है, आप गाना लिख रही हूँ मैं अपनी चॉइस से, या मुझे कोई सिचुएशन बता दी है कि इस सिचुएशन में करिए जी। वहां पर है क्या कि आजकल एक तो फिल्मों में गाने, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत गिर गया, इस तरह सा नहीं है, लेकिन जो हमारी चॉइस रही है, जो हमने गाने सुने हैं जी, आज भी जब मौका लगता है तो हम वही गाने सुनते हैं, पुराने गाने। नए गाने तो हमने सुन लिया, देख लिया। मैं तो कई बार ओटीटी पे कोई फिल्म देखती हूँ तो मैं, अगर गाना ऐसा है जिसमें डांस है सिर्फ, मैं उसको आगे कर देती हूँ। मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ जिन्होंने वो गाने तैयार किए, किसी म्यूजिशियन का मैं अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद वो चॉइस नहीं है। हम कहीं गहरे, हमारे अंदर जो संगीत बैठा हुआ है जी, हमारे, जो हमने ये पुराने हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, और जो जिन अल्फाज का हमारे राइटर ने, लेखकों ने इस्तेमाल किया है गीतों में जी, वो कहीं अब मिसिंग है। अब सबकी अपनी अपनी खुराक है ना। अभी नई पीढ़ी के बच्चे तो वही सुनना चाहते हैं, वो पुराने गाने सुनते हैं, लेकिन आज भी
वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम नए गाने, वो बताते भी हैं कि ये गाना आ गया है, ये देखो ये गाना बहुत अच्छा है। नए नए गाने आजकल तो म्यूजिक कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे गाने, बल्कि मुझे म्यूजिक कंपनियों ने ज्यादा अच्छे गाने सुनने को मिले। उससे मेरे जी। 2-3 शायर दोस्त भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे गाने लॉन्च किए हैं, और यूट्यूब में है। का जो भी आपने लिखा हो, जी। आपने क्या सोचकर राजीव गांधी को वो कविता लिखी थी, आप वो बता दीजिएगा। मैंने पहली कविता असलम साहब याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने लिखी थी राजीव गांधी पर। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, जब इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी, तो जी। देश को जरूरत थी उस समय एक ऐसे लीडर की जो सही हाथों में जा सके। और उस समय शायद सबको एक नाम नजर आया राजीव गांधी का। राजीव गांधी को जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरे अंदर भी एक भाव आए कि क्या देश के प्रधानमंत्री, अब भाव आपके अंदर आते हैं तो आप उसे व्यक्त कैसे करेंगे, कविता जी। में व्यक्त करेंगे। कविता लिखी, मुझे याद नहीं है क्योंकि कई बहुत साल पुरानी बात है ये। उसके बाद मैंने जो है वो शायरी करती थी तुकबंदी में। दरअसल जो भी सामने आता था, अगर मान लीजिए कोई बात है किसी की मुझे नहीं पसंद आई है, जी। तो उस पर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, तो मिला जुला चलता रहा। कभी आर्टिकल, जी। कभी कविता, कभी शायरी, कभी कहानी, ये सब मिला जुला चलता रहा। और शायरी में मैं जो आई, जब मैं बाकायदा मुशायरों में भी आना शुरू हुई, तो 90 में भी आई थी मैं। जी। ये मेरा एक और सौभाग्य की बात बताती हूँ असलम साहब, मैंने दिल्ली में 2 ऐसे शायरों के साथ मंच शेयर किया है। उसमें एक थे कैफी आजमी साहब जी। और एक थे कमाल अमरोही साहब। ये दोनों एक मुशायरे में आए थे और मैं इतना रिजर्व रहती थी उस समय कि कैफी आजमी साहब मुझसे बात कर रहे हैं और मैं उनसे बहुत कम बात कर रही हूँ। आज भी सोचती हूँ मैं कितना अच्छा मौका था उनसे बात करने का। बस उन्होंने उस समय मुझसे ये कहा था, मैंने शेर गजल पढ़ी जी। थी, उन्होंने कहा कि किसी उस्ताद से इस्लाह कर लेना। अब मैंने उस मशवरे को ध्यान में रखा और फिर मैंने बाकायदा इस्लाह की। वो 1 वर्ष का समय रहा जब 90 से 91 तक मैं मंच पे मुशायरों में जाती थी, जी। कवि सम्मेलन में जाती थी। फिर वो सिलसिला करीब 10 साल नहीं रहा। फिर वापस मेरी पहली किताब आई थी 2001 में, वो कविताओं की थी, जी। वो गजलों की नहीं थी। 2001 में मेरी किताब आई थी रेशमी धूप। अच्छा। और उसके बाद मैं शायरी करने लगी और 2004 से तो मैं बाकायदा मंचों पर, बहुत बड़े बड़े मंचों पे आ गई थी। जी। मुशायरों में भी, दूरदर्शन पर, सब जगह मैं शायरी पढ़ रही थी। आप यहाँ साहित्यिक गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया। आपने बताया कमाल अमरोही साहब, और आपने इनके साथ, आपको ये मंच मिला। मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो है ना, आपके अंदर जो चमकने की कुदरत ने एक वो रखी थी कि जो सितारे में होती है, वो कुदरत ने आप पैदाइश ही रखी है। अब पता नहीं, ये तो असलम साहब मुझे नहीं मालूम कि चमक थी क्या था, लेकिन भाग्य या नसीब शायद बहुत अच्छा था। सिर्फ कैफी आजमी साहब और कमाल अमरोही साहब ही नहीं, मैंने जो 99 में एक मुशायरा कवि सम्मेलन जब मैंने पढ़ा, उसके बाद जी। जब 10 साल के अंतराल के बाद मैं वापस मंचों पर आई, तो उस मुशायरे में, कवि सम्मेलन में, वो हमारे एक मित्र हैं, पहले किया करते थे, अभी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। वो हर साल अपने दोस्त के जन्मदिन पे प्रोग्राम करते थे। तो कवि सम्मेलन, मुशायरा मंच के कौन ऐसे धुरंधर कवि और शायर नहीं थे जो उनके प्रोग्राम में नहीं आते थे। लोग इंतजार करते थे 4 जनवरी पे क्या करते थे। उनके मुशायरे में मैं गई थी, ये बात है 99 की जी। उस मुशायरे में बशीर बद्र साहब थे, नीरज जी थे। ये 2 बड़े नाम, एक हिंदी जगत का, एक उर्दू जगत का, एक उर्दू जगत का, और इसके अलावा और कवि शायर। जी। तो ये मेरा नसीब, मुझे लगता है नसीब मुझे लेके जा रहा था। तब तक शायरी तो बाद में पहुंचेगी, पहले आपका नसीब आपको ले गया। मैं तो असलम साहब नसीब को देती हूँ उसका क्रेडिट।
अपने को मैं बिल्कुल क्रेडिट दे देती हूँ इस बात के लिए। मैंने जी। एक काफी किताबों में ये बात पढ़ी है कि इंसान के अंदर जो गुण कुदरत रखती है उसको जिंदगी में ऐसे ही लोग मिलते चले जाते हैं गुणवान। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं थोड़ी आध्यात्मिक हूँ, मैं उस पर बात नहीं करूंगी, सिर्फ एक लाइन बोलूंगी। हमारी जो अंदर की ऊर्जा और जो हमारी एनर्जी है, वो जिस तरह की एनर्जी हमारे अंदर हमसे क्रिएट हो रही है, वैसे ही एनर्जी के लोग जी आपसे कनेक्ट होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। मेरे परिवार में कोई लेखक नहीं है, कोई शायर नहीं है, कोई कविता नहीं करता, पसंद बहुत करते हैं, उनके अंदर भी गुण होंगे, पर कोई लिखता नहीं है। ये और मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है, मेरे छोटे भाई बहन के स्कूल के लिए मैं प्ले वगैरह लिख के देती थी। अच्छा। प्ले लिख के देती थी और मैं खुद 6-7 क्लास में थी। ओह। तो लिखने का गुण तो ये मेरे अंदर अपने आप है पहले से। जी। जिसको मैंने नहीं इनबिल्ट किया, वो इनबिल्ट आया। ये अलग विषय चला जाएगा कि भाई यात्राओं से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है, कैसे चला आ रहा है, पर इनबिल्ट था अंदर। एक आर्टिस्ट, एक लेखक था। क्योंकि आज भी अब तो मैं कंप्यूटर इस पे लैपटॉप पे लिख रही हूँ, लेकिन आज भी जब मैं कलम उठाती हूँ और पेपर उठा के लिखना शुरू करती हूँ तो मेरी भाषा शैली बदल जाती है। वो प्योर साहित्यिक, एक अदब की जबान में वो लिखना शुरू हो जाता है, और ऐसे भारी भरकम शब्द आते हैं, ऐसे लफ्ज आते हैं, तो मैं बाद में पढ़ के खुद भी हैरान होती हूँ कि ये मैंने अभी लिखा। कागज कलम हाथ में आते ही सारी शैली बदल जाती है। मैं शायरी से जुड़ा हुआ, हालांकि सवाल आपसे पूछना बेमानी है, लेकिन मैं इसलिए मालूम कर रहा हूं कि ये मेरी इस्लाह में इजाफा होगा। आपकी जो कविता हैं, जो आपकी शैली है लिखने की, इसमें आप महसूस होता है आपकी लेखनी से कि आप बहुत ज्यादा खो जाती हैं। आपको ना खाने का, ना पीने का, ना चाय का, ना नाश्ते का, आप वो सब कुछ भूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं सब भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कोई एक भाव आया जी, तो कई बार क्या होता है कि उसी वक्त ही गजल आ गई। हाँ, एक चीज जरूर है, मैंने महसूस किया कि जब आपके अंदर ये आमद होना, तो फौरन पेपर पे निकाल लेना चाहिए। बाद में उसे याद करना चाहेंगे तो वो निकल जाता है। कई बार तो एक ही बैठक में गजल हो गई, और कई बार ऐसा हुआ कि एक एक शेर हो गया और वो कुछ 2 साल बाद, 3 साल बाद, अभी पिछले दिन हुआ है, मेरी कुछ गजलें, अधूरी गजलें पूरी हुई हैं अभी इस 2-3 महीने के अंदर। जी। तो खो नहीं जाती हूँ असलम साहब, जहां तक रहा। लेकिन हाँ, डूब तो जब तक आप अंदर तक डूबेंगे नहीं, आपके अंदर से कुछ क्रिएट नहीं होगा ना। और शायरी वही है, आप फिल्म के गीत सिचुएशन पे लिख सकते हैं, वो आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप दिल की शायरी कर रहे हैं, तब तो आप जब तक अपने से कनेक्ट नहीं होंगे और डूबेंगे नहीं, तो वो बात ही नहीं निकलेगी। क्या ये आपके डूबने की वजह है जो आपने वो गीत लिखा था कृष्ण जी? और एक तस्वीर डाली थी मैंने अपने जन्मदिन पे, कृष्ण जी को केक खिलाते हुए। मेरे घर पे एक मतलब बॉम्बे के जो मेरा ऑफिस है वहां लगी हुई जी। तो ये तो एक तस्वीर अलग मामला हुआ। और आपने कहा मेरी गजल है, मन में वृंदावन रहता है, मन कितना पावन रहता है। ये कृष्ण जी को समर्पित नहीं है। इस मतले में वृंदावन का मतलब, वो वृंदावन जो मथुरा के पास वृंदावन है या कृष्ण से जुड़ा वृंदावन है, वो नहीं है। ये वृंदावन मैंने उस एहसास को नाम दिया जो बहुत पाकीज़ा, बहुत पवित्र एक भाव आपके अंदर उभरा। अब आप उसको नाम नहीं दे पा रहे हैं कि मैं इस भाव को क्या नाम दूं। कभी कभी होता है ना कि आप किसी को एक बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उसमें सब कुछ शामिल है, प्रेम शामिल है, बहुत आदर करते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उस भाव को आप नाम जी, क्योंकि नाम में क्या सिमट जाता है, रिश्तों में सिमट जाता है, तो उसको नाम ना दे करके मैंने उस भाव को
नाम दिया वृंदावन, ये एक प्रतीक के रूप में मैंने लिया है, इसका कृष्ण से ताल्लुक नहीं। अच्छा है। तो मन में वृंदावन रहता है, मन कितना पावन रहता है, सीने में यादें रहती हैं, आंखों में सावन रहता वाह है। वाह वाह। ये कृष्ण से ताल्लुक नहीं था इसका। जी जी जी। मैं कृष्ण को मानती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन ये गजल का मतलब मेरी भावनाओं से था, प्रतीक के रूप में मैंने वृंदावन का इस्तेमाल किया है। मैम, आपने कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं आपके जो आपने अपनी क्षमताओं से निकल के किए। जी। जैसे आप हाँ, प्रोग्राम इंटरव्यूज लेना और कई प्रोग्रामों की स्क्रिप्ट भी लिखना। आपको दूरदर्शन के लिए क्या ये आपने दूरदर्शन कैसे के लिए- मुमकिन कर पाई आप? मुमकिन तो पहले तो ये कि मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती थी। जी कवि सम्मेलन मुशायरे में, इंटरनेशनल कवि सम्मेलन मुशायरे है, यहाँ ऑर्गेनाइज करती रही थी। तो कई बार मेहमानों के लिए करना, उसके लिए भी मैं स्क्रिप्ट लिखती थी। लेकिन मैंने जो दूरदर्शन के लिए लिखी स्क्रिप्ट, क्योंकि कई प्रोग्राम थे जिन्हें मैं करती थी। बज़्म था जी। कवि सम्मेलन था, एक हमारे मित्र हैं उनको पत्रिका प्रोग्राम देखा करते थे, उसमें इंटरव्यू लेने का काम मैं जी। करती थी। तो हम मिलजुल के पूछते थे कि उनके सवाल क्या होने हैं, उनसे बातचीत। तो मेरा क्या होता था, जैसे साक्षात्कार, जी एक इंटरव्यू। साक्षात्कार में क्या है कि एंकर अलग आता है, आपकी बातचीत हो रही है, एज ए शायरा, एज ए साहित्यकार, मैं एक साहित्यकार से बातचीत कर रही हूँ। जी। तो वो इसकी स्क्रिप्ट मैं लिखा करती थी। क्या है ना असलम साहब, अगर मुझे किसी ने कोई जिम्मेदारी दे दी कि ये करना है, तो फिर आपने कहा था ना डूब के कैसे, तब मैं डूब जाती हूँ। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए जो मैं काम कर रही हूँ। और दूरदर्शन नेशनल चैनल है जी। कुछ भी ओटीटी आ जाए, कितने ही सारे चैनल आ जाएं, लेकिन दूरदर्शन की गरिमा है, वहां पे कोई भी चीज गलत नहीं जा सकती। जी। या कोई अधूरा संदेश ऐसा नहीं जा सकता। अधूरा संदेश नहीं जा सकता, किसी बात से कोई विवाद हो वो नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि मेरी शायरी में, मेरे लफ्ज में, मतलब मेरे जो अल्फाज हैं, कहीं भी किसी भी रूप में मेरा विवाद का कारण बनता ही नहीं है। मैंने कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं बोली जिससे कोई विवाद हो या अधूरा संदेश हो। हाँ, ये तो हमें देखने को मिलता है आपकी अब तक की शायरी में कि कहीं कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे इस मिसरे पर ऐतराज है कि ये मिसरे से मेरी भावनाएं जो है ठेस पहुंची, कोई नहीं कह सकता है। और मैं ये समझता हूं कि दिल्ली में अगर कोई उर्दू हिंदी की कोई ऐसी कीमती शख्सियत है तो उसमें पहला नंबर आपका रखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, बहुत बहुत है, ऐसा नहीं है असलम साहब। नंबर तो देने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 का जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कई शायरा हैं यहाँ पर, कोई उर्दू वाली कई खातून हैं, हिंदी वाले कई ऐसी महिलाएं हैं जो शायरी, कविता पे सब पे काम कर रही हैं। नंबर 1 का नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मलिकजादा जावेद साहब, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने आपकी शख्सियत को फेसबुक पर कुछ बयान किया है। हाँ, कहानी कही उन्होंने। तो मैं जब उनको देखा जी और सुना तो मुझे ये एहसास हुआ कि लगता है उन्होंने आपकी जीवनी पढ़ी है। तो आपकी जीवनी पे कोई किताब थी जो उन्होंने पढ़ के? नहीं, वो पूरी जीवन यात्रा को जानते हैं। अच्छा। मैंने एक कवि सम्मेलन का जिक्र किया भी कि जिसमें बशीर बद्र साहब थे जी, नीरज जी थे। उसी कवि सम्मेलन में मेरी पहली मुलाकात मलिकजादा जावेद साहब से हुई थी जी। तो वहां से मेरा परिचय हुआ। अक्सर हम मुशायरों में मिलते थे, दोस्ती हुई, उनके परिवार के साथ ताल्लुक हुआ। और उनके साथ एक ताल्लुक दूसरी तरह से भी बना कि मलिकजादा जावेद मेरे दोस्त थे, उनकी पत्नी मेरी दोस्त थी, मेरा उनके घर आना जाना था, पारिवारिक संबंध था। दूसरे उनके पिता डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद, इतना बड़ा नाम, ये भी मेरी खुशकिस्मती है। इतने बड़े नाजिम, इतना बड़ा उर्दू का नाम है डॉक्टर मलिकजादा मंजूर अहमद साहब का, उनके साथ भी दोस्ती थी मेरी। दोनों मेरे दोस्त अलग थे और मुझे नहीं पता कि इनका संबंध क्या है आपस में। ये मुझे कई साल बाद पता लगा। अच्छा। कि मलिकजादा साहब
जो हैं वो डॉक्टर मलीक मंजूर अहमद साहब के बेटे हैं, बेटे साहबजादे हैं। मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, कभी कोई ऐसा वाकया ही नहीं आया था मेरे सामने। तो मलिकजादा साहब के सामने मेरी जीवन पूरी यात्रा उनके सामने है। उन्हें मालूम है कब क्या मेरी जिंदगी में घटित हुआ, कब क्या मैंने काम किया। बहुत सारी चीजें उन्होंने जानबूझ के छोड़ी थी, ये उनकी मोहब्बत है, दोस्ती है, तो वो सब कुछ जानते हैं। जो उन्होंने उसमें नहीं कहा उसके अलावा भी जानते हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। बहुत प्यारे हैं दोनों पति पत्नी। आज भी वो आपको याद करते हैं? यहाँ से लखनऊ शिफ्ट हो गए? लखनऊ शिफ्ट हो गए जी। नहीं, उनसे बातचीत अभी भी होती है जी। वो फोन पे बातचीत होती है, बल्कि उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है कि भी किस दिन लखनऊ आ जाओ। मैंने कहा देखो, जब भी आऊंगी तो मैं फोन करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो नोएडा में ही थे। जी जी। जब मुझे पता लगा उनसे बातचीत करके कि मैं अब लखनऊ आ गया हूँ, तो मैंने कहा आपने यहाँ से सब छोड़ दिया यहाँ होते तो कम से कम मुलाकात तो होती। वो कहते नहीं नहीं, लखनऊ आ जाओ। एक जमाने में ना असलम साहब जब मुशायरों की में मैं बहुत ज्यादा थी, इन्वॉल्व थी, तब लखनऊ ये सब मैं जाती रहती थी मुशायरों में। जी। अब कम हो गया है। एक तो मुंबई जाने से दोस्तों ने सोचा भाई अब इनको बुलाने का कोई फायदा नहीं है, उनको वहां से बुलाओ मुंबई से। और मैंने कह रखा है दोस्तों से कि आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगी। ये तो अंदरूनी खुराक है ना, रूहानी गिजा। वो हमने उसकी मिसाल भी देखी है जी। सोनाली बेंद्रे जो हैं, उनके इंटरव्यू को आपने शेयर किया है फेसबुक से, और उन्होंने स्त्री के आत्मनिर्भर बने रहने की वकालत की है। क्या आप उनके विचार से सहमत हैं या आपके भी वही विचार समझिए कि मेरे ही शब्द है, क्योंकि मुझे वो इतने अच्छे लगे, या ऐसा लगा कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो सोनाली बेंद्रे बोल रही हैं। ये मेरा सभी लड़कियों के लिए, मेरी तरफ से मैं उनको ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि उनका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, उनके खुद के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की। जी। जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही जो है वो मतलब काम किया जाए। जी जी। काम से ना स्त्री की पहचान औरत की पहचान होती है। अगर उसका काम बोल रहा है तो फिर पैसा दिखता भी नहीं है, और अगर पैसा भी वो कमा रही है तो बहुत अच्छा है। जिससे सोनाली बेंद्रे ने कहा कि बगैर वो अगर पैसा ना कमाए तो उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती। ये रहा ही है ना अभी तक हमारे हिंदुस्तान में। महिलाओं की आवाज कहाँ होती थी? जो पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुंच गई, किसी पद पे पहुंच गई, तो वहां उनकी आवाज सुन ली जाती थी, लेकिन आमतौर पर घर में रहने वाली महिला की आवाज ही कहाँ होती थी। तो ये तो मेरा मशवरा है सभी लड़कियों के लिए, वो तो मेरी ही बात है, इसीलिए मैंने शेयर भी किया। जब तक कोई बिल्कुल मुझे छू ना जाए ना कोई बात, मैं शेयर नहीं करती किसी की बात। मैंने वो देखा है आपकी जी 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 जी। मशहूर संगीतकार और निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज से और तमाम तरह के लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, आपकी अपनी फैमिली और परिवार की जिम्मेदारियां, आप इन सबको कैसे समय दे पाती हैं और इनको मैनेज कैसे करती हैं? हमें इसके बारे में बताएं। दो बातें हैं इसमें जुड़ी हुई। आपने बोला विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज जी, उनके साथ मेरी मुलाकात एक प्रोजेक्ट को लेके हुई थी जी। उस समय हम एक फिल्म पर काम कर रहे थे, ऐसा हम प्लान कर रहे थे जी। लेकिन जब मैंने मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उनका एक घर मसूरी में भी है, मेरा घर देहरादून में है जी। मसूरी में उनका घर था, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और मैं दूसरे प्रोजेक्ट में लग गई। लेकिन उनसे है जान पहचान है, मुलाकातें हुई है, उनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं। बहुत अच्छी महिला है रेखा जी, रेखा भारद्वाज जी, और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं विशाल भारद्वाज जी। ये एक अलग बात है। दूसरी बात आपने बोली कि परिवार को सबको मैनेज कैसे करते हैं। जी। मुझे लगता है परिवार मुझे मैनेज कर रहा है क्योंकि मैं इस वक्त क्योंकि काम है तो समझिए पहले मैं 50-50% थी कि 50% घर पर हूँ, 50% मुंबई में हूँ जी। मेरे पति ने 3 साल मेरी वजह से मुंबई ट्रांसफर लिया, क्योंकि तब मेरी फैमिली रहती थी चंडीगढ़ जी। और मेरे पति ने कहा भाई अभी बॉम्बे में है, तो मैंने कहा ठीक है आप ट्रांसफर ले लीजिए, क्योंकि मेरे लिए चंडीगढ़ और मुंबई
जी। थोड़ा सा हाँ, लेकिन जाती थी क्योंकि घर मेरा क्योंकि चंडीगढ़ था उस समय। बाद में 3 साल बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया क्योंकि उनको मुंबई कम पसंद है। अब देहरादून में चले गए हैं, घर हमारा देहरादून में है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है उन्होंने जिंदगी देहरादून में गुजारी है, तो उन्हें मुंबई अच्छा नहीं लगा। रिटायर होने के बाद देहरादून में हमारी फैमिली सेट है और मैं जब भी काम से फुर्सत पाती हूँ वहां चली जाती हूँ। अभी मैं कल जा रही हूँ देहरादून। अच्छा। दिल्ली आई हूँ जी जी। तो देहरादून, क्योंकि दिल्ली क्या है, मेरा मायका है, मेरे दोस्त हैं, उन सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी थी, तो मैनेज तो सब कर लेते हैं मुझे। मैम एक और सेलिब्रिटी थे अभिनेता फारूक शेख साहब, हाँ। और जो अभी इस दुनिया में नहीं है, आप उनका इस्तकबाल कर रही थी, वो प्रोग्राम के बारे में बताएं। उनकी तो आत्मा को, उनकी रूह को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि उनको मेरा सलाम। फारूक जैसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व मैंने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हजारों लोगों को मैं जानती हूँ क्योंकि हम मंचों पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकातें होती है। बहुत अच्छे, शानदार, मतलब कि जिनके साथ बैठकर आप बहुत सीखते हैं, ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जी, जिनसे आज भी मेरी रोज बात होती है। लेकिन वो सबसे बिल्कुल एक अलग शैली, एक अलग धारा में बहने वाले फारूक शेख तो बहुत कमाल थे। 24 घंटे बातें होती थी उनसे। 24 घंटे मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 24 घंटे का मतलब है कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और फारूक शेख कहाँ है। वो अभी अमेरिका में है, अभी दुबई में है, अभी दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ये था कि दिल्ली आने की खबर मेरे पास आती थी। मुझे, मेरी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी नहीं, वो मैंने ले रखी थी, मुझे जिम्मेदारी दी नहीं गई थी, मैंने अधिकार बस ले ली, हक के साथ ले ली कि आपको एयरपोर्ट से लेना और एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना मेरा काम है, ये नहीं करूंगी। तो सबको मना कर दिया करते थे, तो नहीं उनको लेकर आती थी। तो फारूक शेख साहब तो एक ऐसी शख्सियत थी मेरी जिंदगी में जिनके होने से, आपने मेरे लिए बोली थी बात वो जो कि भाई नूर है ऐसा लगता, जी। मैं उनको कहती हूँ एक ऐसा नूर थे कि आसपास का जो पूरा माहौल था ना बिल्कुल नूरानी हो जाता था, और जो बोलते थे क्या कमाल बोलते थे। उन्होंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं टीवी पर, जी, और उनसे ही शायद ये सीरीज शुरू हुई। जी, जीना इसी का नाम। और जज्बात, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकीज़गी थी उनके जज्बात में, तो शायद किसी और अभिनेता के नहीं मिलेगी। सही। उनके पसंदीदा एक और एक्टर नसीरुद्दीन शाह जी का वो बहुत जिक्र करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। मैम मैंने ये देखा है फेसबुक पर कि आप दूसरों की खुशियों को भी सेलिब्रेट कर रही हैं और उनकी लेखनी को भी पसंद कर रही हैं। एक लेखिका हैं, आप उनके पास गई, आपने उनकी बहुत तारीफ लिखी उसमें, और आपने कहा कि ये जो है मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप और शायद उनकी बात कर रहे हैं, पुष्पा जी की बात कर रहे हैं शायद आप। हाँ, एक पत्रिका थी जो बहुत ही स्तरीय किताब थी, कादम्बरी के जैसे समकक्ष थी वो, धर्मयुग। जी, वो धर्मयुग के जो उनके पति ने ही उनको शुरू किया था। जी, और वो खुद एक साहित्यकारा थी। जी, और उनका एक बड़ा मतलब उनका एक मयार, उनका अपना एक मकाम बहुत बड़ा था, तो वो तो तारीफ के काबिल थी, उनकी करनी भी चाहिए। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो ये भी नसीब का हिस्सा है ना। देखिए ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है। मेरा इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है साहित्य से। जी। राइटर हैं आप, एक चुके बहुत, आप डूब के भी लिखने वाली राइटर हैं, आपने बहुत काम किया है इस पे, आप अपने स्कूल के टाइम से करती हैं काम। मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहता हूं कि जब इसको जेंट्स लिखता है किसी कहानी को, तो वो संस्कारों की तरफ उसका जहन नहीं होता, लेकिन जब कोई स्त्री लिखती है तो उसका संस्कारों की तरफ जहन होता है। ये फर्क क्यों आता है मैम? वो कहीं भी जब भी स्त्री कोई लिखती है तो उसमें शब्दों का भी ख्याल रखती है, कोई ऐसा शब्द ना हो। ये मैंने कभी इस पर विचार ही नहीं किया, इस बात पे मैंने विचार कभी किया ही नहीं। मेरे सामने आज पहली बार आपके द्वारा आ रही है ये बात, मैंने सच में कभी नहीं सोचा। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि महिलाएं जो हमारे हिंदुस्तान की औरतें हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जी,
जो बातचीत की शैली है जी उसको ऐसे रखा है कि किसी को परिवार में, किसी बाहर या किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को हमारी इस बात का बुरा ना लग जाए। हो सकता है वो उसके अंदर ये बात बैठ गई हो। मैंने कभी विचार नहीं किया, आज के बाद से करूंगी मैं इस बारे पे विचार कि भाई पुरुष ध्यान क्यों नहीं रखता, या उसकी जबान में या उसके शब्दों में ऐसा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ऐसा बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि महिलाओं ने भी अपनी बातें कही हैं और पुरुषों ने भी कही हैं। जी, मैं नगमों में भी ये बात देखता हूँ कि जो स्त्री के द्वारा लिखे गए नगमे हैं, तो वहाँ भारतीय संस्कृति को रखा जाता है, प्रमुख रखा जाता है वहाँ। ये बहुत ख्याल रखती हैं। और जेंट्स को जो मैं देखता हूँ तो ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश के कल्चर में नहीं होता है। इसका बहुत ख्याल रखती है। तो मुझे स्त्री के लिखे हुए नाटक और जिए हुए किरदार जो मैं देखता हूँ, मुझ पे बहुत असर करते हैं वो। मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि आपने गोपाल दास नीरज की प्रेम कविता और संतोष आनंद जी के मशहूर गीत को बहुत पसंद किया। गीत है उनका एक प्यार का नगमा है। क्या आप इन दोनों के कलाम से प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हूँ, और मैंने मंच शेयर किया है इनके साथ जी। और दोनों मेरे प्रोग्राम में भी आए हैं जो मैंने कवि सम्मेलन मुशायरे किए हैं जी। संतोष आनंद जी भी आए हैं और नीरज जी भी आए हैं। गोपाल दास नीरज की प्रेम कविता और संतोष आनंद जी का एक मशहूर गीत एक प्यार का नगमा है। आपने इन दोनों को अपनी वॉल से जो है शेयर किया है और पसंद किया है। मैंने बहुत सारी ऐसी उनको देखा है कि आपने उनको पसंद किया है। क्या आप इनके कलाम से प्रभावित है? हाँ, बिल्कुल प्रभावित है। ये हमारे देश के दो बड़े गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं। दोनों ने मेरे मंचों पे पढ़ा है। अभी जो मेरी किताब है मेरी तमन्ना, इससे पहले की जो किताब थी मेरी मैं इंतजार में हूँ, उसे फारूक शेख साहब ने रिलीज किया जी। उसका जो विमोचन था, उसका जो रस्म इजरा था, वो फारूक शेख जी ने किया और नीरज जी की अध्यक्षता थी उसमें। अच्छा। और बड़े कीमती लोग थे उस प्रोग्राम में। नीरज जी का सिर्फ ये एक गीत मैंने शेयर किया क्योंकि मुझे उनको रखना था कि जब भी मैं चाहूं उनको सुनना तो मैं इस पसंदीदा गीत को अपने सुन लूं। नीरज जी के बहुत सारे गीत हैं जिसमें जो फिल्मों में भी है और उन्होंने जो मंचों से भी पढ़े। उनको तो गीतों का राजकुमार कहा जाता है। नीरज जी को बहुत बड़ा नाम है। एक पिलर होते हैं ना, वो एक पिलर है जो फिल्मी मतलब जो गीतों के पिलर हैं, जहाँ की मतलब फिल्मों में भी जब उन्होंने लिखा शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब जी, मतलब कमाल ही लिखा। ये सोचते रहते कहाँ से आए शब्द ये। ऐसे ही संतोष आनंद जी के भी बहुत अच्छे गीत हैं। फिल्मों में तो उन्होंने बहुत लिखे हैं, वैसे भी लिखे हैं। और ये जो है एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये तो सच में मेरा पसंदीदा गीत है। मैं अक्सर सुनती हूँ। और जब मैंने उसमें प्रोग्राम में आए थे, एक मैंने कवि सम्मेलन मुशायरे में उनको बुलाया था, तो संतोष आनंद जी से मैंने आग्रह किया कि आप वो गीत सुनाइए। थोड़ा सा सुनाया, बाकी उनके क्योंकि और बहुत सारे गीत थे जो उन्होंने उस दिन गाए, लोग सुनना चाहते थे उन्हें जी। तो ये आपने अच्छी खासी रिसर्च की है फेसबुक से। मैम, आपने बड़े बड़े शायरों के साथ कलाम पढ़ा है। हाँ जी। और वाह भाई वाह में भी आपने तहलका मचाया है। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा मुशायरों में लगा या वाह भाई वाह पढ़कर लगा? असलम से आपको तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वाह भाई वाह एक कमर्शियल प्रोग्राम है जो टीवी पर आ रहा है जी। और मुशायरा और कवि सम्मेलन का मंच एक अलग है, जहां आप डायरेक्ट ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं जी जी। आपको कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर आपका ध्यान ही नहीं होता। आपकी सीधी बात हो रही है ऑडियंस से, आपकी आंखें कनेक्ट हो रही हैं ऑडियंस से। तो मंच का जो कवि सम्मेलन मुशायरा, इसकी तो कोई वो हो ही नहीं सकती। इसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं हो सकती। दोनों बहुत अलग चीजें हैं। वाह भाई वाह में शैलेश जी के कई प्रोग्राम में मैं गई। पहले दंगल में उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं दिल्ली में रहती थी। वाह भाई वाह में भी गई और अभी शेमारू पे तो उनके 3-4 प्रोग्राम में मैं गई हूँ। मैम, आपकी मैं फेसबुक पर देखता हूँ सेलिब्रिटी की आप बहुत पार्टियां अटेंड करती हैं।
जैसे टेरेंस लुई है, जॉनी लीवर है, आदि आदि फोटो आप के सबके साथ में आपका फोटो सेशन है, लेकिन आप में कोई एटीट्यूड नहीं, इसका क्या राज है? एटीट्यूड किस लिए होना चाहिए? इसलिए कि हम सेलिब्रिटी के साथ खड़े फोटो खिंचा रहे हैं, ये तो कोई एटीट्यूड की बात नहीं है। एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए। आप जितने सहज रहेंगे, अभी आपने जिक्र किया फारूक शेख का। जी। फारूक शेख साहब को मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि एटीट्यूड अगर मैं करूंगी तो फिर बेइज्जती है उस शख्स की। वाह। हम लंच या डिनर, जैसे कई बार दिन में हमारा एक लंच या डिनर होता था, जैसे आज शाम को फ्री है तो हम लोगों ने डिनर साथ में किया, किस दिन वो डिनर पे किसी के साथ इनवाइट है तो हमने लंच साथ में किया जी। उसमें जो एक वेटर आ रहे थे, खाना लेके जो आए, लंच लेकर आए, अब क्योंकि मुझसे बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात मुशायरों की हो रही है, उस शायरों के कलाम मुझसे ज्यादा उनको याद थे जी। अब वो जो वेटर आया है खाना लेके तो संकोच में खड़ा है, ऐसे ही उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है फारूक साहब से बात करने की। तो फारूक शेख साहब ने पूछा, आइए खाना, आप खाना खाएंगे ना? वेटर से पूछ रहे हैं। हाँ। वेटर ने कहा, नहीं सर खाना नहीं खाते, मुझे ना एक फोटो लेना है आपके साथ। अच्छा। ओह, अरे तो बताया क्यों नहीं? मुझसे कह रहे, पूछ रहे हैं आपको कोई ऐतराज तो नहीं, मैं फोटो खिंचा लूं इनके साथ? मैंने कहा चौक से। उसी वक्त खड़े हुए उसको कंफर्टेबल इतना कर दिया। कोई सेलिब्रिटी आमतौर पे उनके नखरे होते हैं कि भाई हाँ हाँ खिंचा लेते हैं, उन्होंने इतना सहज कर दिया कि वो कंधे पे हाथ रख के उसने सेल्फी ली जी। उसे कंधे पे हाथ रख के ऐसे फोटो, बहुत आत्मीय है ये, बहुत इनके जान पहचान के। ये तो छोटी सी घटना मैं बता रही हूँ, मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहे हैं ना असलम साहब, जो अपने आप में इतने बड़े हैं। मैं समझती हूँ कई बार कि क्या मैं सच में इस योग्य थी कि उनके साथ मेरी बैठक हो सके, चाहे फारूक शेख साहब हो और कई लोग हैं जी जी। जिनसे बातचीत आज भी होती है, जिनके साथ बैठती हूँ मैं आज भी। कल मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, ये बड़ा नाम है पत्रकारिता में जी। तो उन्होंने, हमारे कॉमन फ्रेंड है, एक कॉमन दोस्त है, बॉम्बे में रहते हैं, कुछ साल वो दिल्ली में भी रहे थे, उनका जिक्र हुआ, कहने लगे अरे वो तुम्हारे दोस्त मिले थे। मैंने कहा मेरे दोस्त? आपके ऐसे कौन से हमारे कॉमन फ्रेंड है? कहते वो विष्णु शर्मा, जो महाभारत में जिन्होंने वासुदेव की, कृष्ण के पिता की भूमिका निभाई थी। तो मैंने कहा वो दोस्त, वो तो मैं सीखती हूँ उनसे, क्योंकि वो हर लिहाज से बहुत बड़े हैं। ऐसे मेरे साथ कई लोग हैं जिनसे मैं बहुत सीखती हूँ। एटीट्यूड तो किसी में नहीं आना चाहिए, और अगर ये एटीट्यूड आता है तो किस लिए ऐसा किया है? ऐसा कोई काम नहीं किया असलम साहब कि एटीट्यूड आए। और अगर कुछ हो भी गया, मैं जो करना चाहती हूँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हो भी गया तो ईश्वर मुझे कभी एटीट्यूड ना दे। भारतीय इतिहास का आपने वो पन्ना खोल दिया है जिसको यहाँ आचार्य अपनी संस्कृति में शामिल करते हैं कि बड़े होकर भी वो अपने आप को छोटा बताते हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल ये था कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? इस प्रोजेक्ट को लेकर आपने डायरेक्टर्स सुदीप्तो सेन, लेखक कमलेश पांडे के साथ अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मुलाकात की है। एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है जी, और मैं उसकी प्रोड्यूसर हूँ, उस पर काम चल रहा है। ज्यादा तो अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आ जाए वो सामने, जी जी, तब उस पर बात करेंगे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होंगी, पहले तो वो हो जाए। और हो जाएगा क्योंकि इस पर लगातार काम चल रहा है। सुदीप्तो सेन जी उसके डायरेक्टर हैं और हम सब मिलके उसको लिख रहे हैं, जिसमें हम कमलेश पांडे जी प्रमुख रहेंगे। जी। कमलेश पांडे जी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, अपना रंग दे बसंती, बेटा, सौदागर, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं जी। वो हमारे प्रमुख रहेंगे और हम सब मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट आएगा सामने तब विस्तार से आपसे फिर एक बार इंटरव्यू करेंगे, फिर एक बार आपको बताएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर हमें इस लायक समझते हैं। एक लाइन और मैं ऐसे बता दूं कि ये प्रोजेक्ट तो जो आपने जिक्र किया जिस सिलसिले में, इसके साथ साथ मेरा जो अब ख्वाब है वो है फिल्में बनाना। जी, एज ए प्रोड्यूसर फिल्में बनाना। मैं कितना कामयाब होती हूँ
कितना उसमें मैं आगे कहाँ तक जाती हूँ ये भविष्य तय करेगा। बाकी मेरा सपना बस यही है। बाकी लिखना और कवि सम्मेलन मुशायरे करना ये मैं करती रहूंगी। वापस आ रही हूँ कवि सम्मेलन मुशायरे करने के लिए। मैम, क्या आप किसी विशेष कवि या कवियत्री से प्रभावित रही हैं? मैं बहुत से हूँ, बहुत से कवियों से, बहुत से शायरों से प्रभावित हुई हूँ। किसी का शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी की पंक्ति मुझे बहुत अच्छा लगी। उसमें एक नाम तो नहीं है, बहुत हैं। लेकिन मैं कहानीकार में जो हूँ वो जिनको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, पसंद करती हूँ, वो हैं महादेवी वर्मा। उनकी 2-3 कहानियां मैंने ऐसी पढ़ी थी कि मैं हिल गई थी उनको पढ़ के, और वो आज भी मेरे जहन में अंकित है। और मैं फिर पढ़ना चाहूंगी। हालांकि आजकल तो सुनने का हो गया है कि पढ़ने का ना भी हो तो आप जब भी फ्री हो तो आप कहानी सुन लीजिए। सब कुछ उपलब्ध है ना नेट पे, सब मिल जाता है। तो एक का नाम तो नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग हैं। मैम, लेखन से फिल्म निर्माण तक का सफर कैसे शुरू, इसकी क्या वजह रही जो आपका सफर शुरू हुआ? अभी वजह तो पता नहीं, क्योंकि मैं उपन्यासकार बनना चाहती थी तो मैं मंचों पे आ गई, कवि रूप में विख्यात हो गई, कवियत्री के रूप में। और लिखने का शौक था, फिल्में बनाने का शौक का जहां तक सवाल बात है, ये भाव तो था, ये जज्बा तो मेरे अंदर था। क्योंकि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, उस फारूक शेख साहब की फिल्म आई थी उस समय, क्लब 60 जी, और एक फिल्म की शूटिंग करके उसी वक्त आए थे दिल्ली, ये यंगिस्तान जी, यंगिस्तान की शूटिंग करके आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये 2013 की बात है, ये उनके जाने से करीब 2 महीने पहले की बात है, दिसंबर में उनका वो चले गए जी, और ये बात है अक्टूबर की। तो मैंने उनसे कहा कि एक फिल्म को बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो उन्होंने हंसी मजाक में कहा, मेरे पास एक कहानी है जी, जो आप उसका एक कैरेक्टर है। बोले कि ठीक है, जब इतना पैसा होगा तब सोचेंगे, तब बात करेंगे। लेकिन उसी वक्त मैंने सोचा था कि कभी ना कभी फिल्म तो मैं बनाऊंगी। अब कैसे ये सफर हो गया पता नहीं, ये तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ पहुंच गए। आप मुंबई में रहती हैं अपनी लेखनी के लिए, जब आप वहाँ उपन्यास लिखती हैं फिल्मों के लिए, फिल्मों के लिए, लेखनी के लिए तो कहीं भी रह जाओ। मेरे पति ने पूरा एक अच्छे से सब चीजों का इंतजाम रखा हुआ है कि हाँ भैया लिखो, वो तो विचार आने की बात है। मीटिंग्स, क्योंकि क्या है ना, आप जब मुंबई में हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको मीटिंग्स में, बहुत सारी मीटिंग्स में शामिल होना पड़ता है जी, और वो मीटिंग्स बहुत चलती है। जिसको हम 3 घंटे में फिल्म देख लेते हैं, वहां जाके मुझे समझ में आता है कितनी मेहनत होती है। और सबकी एक कहानी, एक स्क्रिप्ट पर कई बैठक होती है, कितनी सारी बैठक होती है, एक शब्द का उसमें ध्यान रखा जाता है, इस शब्द को निकाल दिया जाए या इसको रखा जाए। ये बहुत मेहनत है और इतनी मीटिंग्स होती हैं, तो वो तो संभव नहीं है ना कहीं से भी जाना, आपको पहुंच में रहना पड़ता है। अब मेरे जो डायरेक्टर का घर है वो 7 मिनट की दूरी पे है मेरे घर से, ऑफिस हमारा जो है वो 10 मिनट की दूरी पर है। जी मैम, फिल्मों से जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल है कि आज की हिंदी फिल्मों में आपको साहित्यिक योगदान की क्या स्थिति लगती है? भयंकर सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनकर के कुछ को हो सकता है अच्छा ना लगे, पर ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ना क्या है ना असलम साहब जी, हमेशा से होता रहा है परिवर्तन जी, है ना। हम अगर एक फिल्म को इतिहास देखें तो शुरू में जो हमारी मशहूर कहानियां थी राजाओं महाराजाओं की, उन पर फिल्में बनी, बाद में फिर घर परिवार को लेकर के कहानियां बनी। जहां तक रहा साहित्यिक मामला, साहित्य से है या नहीं है इसका फैसला बाकी सब लोगों को करने दीजिए। अभी आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो ज्यादातर ट्रू स्टोरी है जी, सच्ची कहानी पर, किसी की जिंदगी से उठाया है उसको आपने फिल्म उस पर बना दी। बहुत सारी फिल्में आजकल वही चल रही है। तो साहित्य देखो, जो हमने लिख दिया जी, वो साहित्य में तो आ ही गया। अब कितना उसमें अदब है, कितना साहित्य है, इसका तो फैसला दूसरों को करने दीजिए। मैम, जब लेखन में रुकावट आती है तो आप उससे कैसे निपटती हैं? नहीं, रुकावट तो नहीं आती। जब कई बार ऐसा होता है
कि नहीं कोई विचार, नहीं कोई भाव आ रहा है। तो जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जब जी। हम लोग ये धामी जी से मिलने गए थे और हम लोगों की इसी सिलसिले में मीटिंग चल रही थी, तो मेरा पूरा ज़हन इसी में था। मैं पूरी तरह से इसमें इतना ज़्यादा समर्पित थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय शायरी, कोई कविता, कोई आर्टिकल, कोई कहानी, कुछ नहीं। मैं सिर्फ लिख रही हूँ, मेरी किससे मीटिंग होने वाली है, मैं क्या कर रही हूँ, अब अगला मेरा कदम क्या है, सिर्फ ये लिखना था। तो निपटने का सवाल नहीं, जब आता है तो आता है। और कभी 2-2, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं, कोई एक शेर नहीं होता। और कभी जैसे पिछले दिनों मैंने कहा ना, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक ऐसा माहौल सा था कि कुछ एक महफिल से लौटी थी, जी। शायरी की महफिल से। जब वहां से वापस आई तो जहन में वो पूरा शायराना अंदाज था। मैंने कई अपनी अधूरी गजलें ठीक पूरी की जी। और बाद में मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि भाई आपकी महफिल से ये फायदा मुझे हुआ कि कुछ मेरे अधूरी गजलें पूरी हो गई। तो निपटना क्या है असलम साहब, आप शायर हैं, आपको पता है कि जब मन में भाव आता है, कोई जज्बा उठता है, कोई बात आती है तो हो जाती है। ज्यादातर शायर या शायरात रात के समय को अच्छा मानते हैं लिखने को। क्या आप भी किसी विशेष टाइम पर लिखना पसंद करती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या कागज कलम साथ रहता है कि जब आप पर कोई लाइन आई आपने फौरन लिख ली? नहीं, ये तो मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि कोई बहुत अच्छा मिसरा आया या एक मतला हुआ और मैंने कहा अच्छा सुबह लिखूंगी, या आलस कर गई, अच्छा मैं अभी वहां निकल रही हूँ बाद में लिखूंगी, और वो ज़हन से निकल गया। अभी क्या होता है कि जो भी कुछ आता है ना, मैं फोन पर उसको उसी वक्त लिख लेती हूँ, पेपर हो या ना हो, फोन पर मैं उस मतले को लिख लेती हूँ। ये जो विशेष टाइम की बात है, एक वक्त था कि मैं रात को लिखती थी जी। आज का वक्त वो है कि जब मैं सुबह लिखती हूँ, रात को भी है, लेकिन मैं इसको कहूँ कि मैं सिर्फ अब सुबह लिखती हूँ ऐसा नहीं है। मैं कहानी लिख रही थी, फिल्म की कहानी लिख रही थी, तो मैं 11:30 बजे बैठती थी रात को जी। एक ब्लैक कॉफी के साथ, 11:30 बजे बैठती थी और 11:30 बजे मैं लिखना शुरू करती थी। अब जब तक मैं लिखने की अवस्था में हूँ, लिखना के मूड में हूँ, और रात को लिख दिया, लेकिन सुबह पढ़ती जरूर थी कि मैंने लिखा क्या है रात को। मेरी ऐसी बहुत सारी गजलें हैं असलम साहब जो मैंने रात को कह दी और सुबह मैंने पढ़ के उनको ठीक किया, मिसरे को बदला, मिसरे को ठीक किया। कोई विशेष टाइम नहीं है, जब मूड आए। जब मैम एक शायर जब तक डाइस पर पढ़ता है उसके गजल के लिखने से शुरू होता है उसका सफर, और जब उसके मख्ते तक पहुंचता है इसको कई बार वो रिपीट करता है और बार बार इसको देखता है और हर बार तराशता है। बिल्कुल मेरा तो सेम बिल्कुल यही है। हाँ, तो मेरी कोई भी जो गजल छपी है किताब में, वो गजल आज लिखी गई, वो ना मैंने मंच पे पढ़ी है जी, ना मैंने वो किताब में छपने को दी है। पहले तो मेरी जो किताब आई थी पहले, वो रेशमी धूप, वो 2001 में आई थी, वो कविताओं की थी। दूसरी किताब को एक लंबा अरसा बीत गया था, यानी 2013 में आई थी मेरी किताब, गजलों की पहली किताब, और फिर अभी आई 2020 में, 20 में उसका रस्म इजरा हुआ, तो करीब 7 साल का अंतर रहा। एक और किताब तैयार है, अब देखते हैं उसकी तैयारी मैं कब करती हूँ। हालांकि आपकी कोई रचना ऐसी नहीं रही जिस पे कोई विवाद हुआ हो, लेकिन क्या आपने किसी रचना से जो है अनुभव कुछ सीखा आपने अपनी ही किसी रचना से? कुछ अपनी रचना से सीखना जी, मुझे तो याद नहीं पड़ता ऐसा कुछ। हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई, जैसे आपने जिक्र किया था ना, मन में वृंदावन रहता जी। है, इसको वो तो नहीं बता पाऊंगी पूरी कहानी सच सच जी, लेकिन एक कवि सम्मेलन था बागपत में, दिल्ली के पास जो बागपत है जी, और संतोष आनंद जी का उसमें अभिनंदन था जी, कवि सम्मेलन था। संतोष आनंद जी के लिए महफिल सजाई गई थी, उनके साथ साथ हम 4-5 कवियों को बुला लिया गया। हम उस कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, मैं जब वहां से लौट रही थी तो लगातार मुझे जो मैसेज आ रहा है कि आप सुरक्षित हैं,
आपकी गाड़ी बीच में है, जो गाड़ियां बागपत से दिल्ली आ रही थी, मेरी गाड़ी कहाँ है? जी मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा खुद का ड्राइवर है, लेकिन बीच में एक सुनसान जगह पड़ती है। तो वो जो चिंता थी, वो जो स्नेह था, वो जो लगाव था, उसी को मैंने शब्द नहीं दे पाई तो प्रतीक के रूप में लिया। वृंदावन, जिसके लिए आपने कहा कि कृष्ण से जुड़ा हुआ, आपने उसे कृष्ण से जोड़ दिया। जी वो पूरी गजल रास्ते में हुई है। बागपत में गांव था, जिसमें उसमें एक शेर भी है कि शहरों में है अपना अपना, गांव में अपनापन रहता है। वाह। इतने प्यार से मुझे घर में उन्होंने खाना बना के खिलाया, उनकी घर की महिलाओं ने, इतना आदर सम्मान, इतना प्रेम मैंने देखा। वो शेर उसमें आ गया। वो पूरी कहानी, जो पूरी गजल है, वो बागपत से दिल्ली आने तक कोई गजल हो गई पूरी। मैम, आपके बहुत सारे अशार जो है मशहूर हैं, आप वो कुछ अशार इनायत कर दीजिए हमें। अब वो मशहूर हैं, वो तो एक हमारे मित्र हैं, आप भी उनसे वाकिफ हैं अच्छे से, मोइन शादाब जी। वो अक्सर निजामत में जब किसी शायरा को बुलाते हैं, हमेशा नहीं जी, कभी कभी उनको ख्याल आ जाता है, उन्होंने मुझे बाद में बताया भी, तो मेरे एक शेर पढ़ते हैं गजल का कि हाँ उसे बुलाऊंगी मैं जरूर खाने पर, मैं बिखरते तिनकों का हौसला संवारूंगी। मैं इसमें गुरु जी का भी, अपने गुरु का भी जिक्र कर देती हूँ। मैंने जो ये मतला कहा था वो ये था कि मैं आईना संवारूंगी, आंधियों को रुकने दो, वाह, घोंसला संवारूंगी। वाह, पहला मिसरा कुछ आधा याद आया मुझे, वो मैंने बोला। मेरे गुरु जी ने कहा कि ये क्या बात हुई, आंधी रुकने पे संवारने का क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसे इसको कहो, मैं बिखरते तिनकों का हौसला संवारूंगी। जो तिनके बिखर गए उनका हौसला संवारूंगी। वाह 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 वाह। चुनौती, अपनी जिंदगी से विपरीत बात कि मैं बिखरते तिनकों का हौसला संवारूंगी, आंधियों को चलने दो, घोंसला संवारूंगी। वाह 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 वाह। चलने दो ना आंधियों को, मैं संवार सकती हूँ घोंसला। आंधियों को चलने दो, घोंसला संवारूंगी, हाँ उसे बुलाऊंगी मैं जरूर खाने पर। वाह। हाँ उसे बुलाऊंगी मैं जरूर खाने पर, पहले अपने हाथों का जायका संवारूंगी। वाह 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 वाह। तो ये शेर मोइन शादाब साहब को बहुत पसंद आया, और जब मैंने ये किताब मेरी आई थी मैं इंतजार में हूं, तो उस सारी गजलें जो थी वो 5-5 शेर गजलों में थे कि भाई या तो 5 रखो या 6 रखो। तो मैंने कहा जबरदस्ती तो मैं शामिल करूंगी नहीं जी, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि कई शायर क्या होता है कि मेरी कभी भी कोई भी गजल एकदम नहीं आई है, उसको मैंने 2 साल 4 साल तक बीच बीच में पढ़ा है, जो मेरी डायरी में लिखी हुई गजलें हैं। फिर वो शेर बदले हैं, उन्हें बदलाव हुआ है, कुछ नहीं बदले, कुछ बिल्कुल वैसे ही रहे। तो वो उन्होंने मंच से जिक्र किया कि वो शेर आपने सविता जी क्यों इस किताब से निकाल दिया, तो मुझे लगा ये शेर बहुत अच्छा था जो जाया हो गया जी। तो जब मेरी दूसरी किताब आई, उस किताब में और 3 शेर बढ़े हुए थे इसी गजल में, और उस किताब को दिया क्योंकि ये शेर कई बार जा चुका था और ये जिक्र कई बार लोगों से सुन चुकी थी। और मेरा दरअसल क्या है ना असलम साहब, जो मेरी शायरी है ना, आपने कहा था ना स्त्री में स्त्री क्यों आती है, आ ही जाती है, अपनी ही कोई कहानी वो इधर उधर से सुनाती है शायरी के माध्यम से, उसके जरिए से। तो औरत ही रही है मेरी शायरी में। आपका सवाल था कि आपने अपने से कोई अनुभव या कुछ लिया जी, बस जो गजल हो गई वो हो गई, उसमें अब दूसरी कोई गजल कही तो भाई कुछ और कहते हैं, या कोई नई बात अलग से कहते हैं। कई शेर तो ऐसे हैं जो आज तक लिखे गए और मैंने कभी छपने को दिए ही नहीं, मुझे लगा है कि यार ये छपने लायक नहीं है, नहीं दिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शायर लिखते हैं वो खुद से ज्यादा ऑडियंस समझती है। अभी जैसे आपने मोइन शादाब का जिक्र किया, वो जो शेर जिसका उन्होंने इंतखाब किया वो निहायत ही शानदार शेर है। और हम अगर उर्दू अदब में एक मतलब और याद आ रहा है मुझे असलम साहब, इसको भी लोगों ने कोट किया, मुझे बताया कि ये बहुत अच्छा ऊंचा शेर हो गया कि उसकी आंखों के साइबान में हूं,
उसकी आंखों के साहिबान में हूँ, साहिबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में। वाह वाह वाह। तो ये शेर हो गया, और मैं इस गजल को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, मंचों पर भी। कई बार क्या होता है, आपने शेर कह दिया तो कई बार दूसरा जब आता है, इस मतले के लिए शम्स रमजी साहब आज रहे नहीं है। मैंने उर्दू अकादमी के मुशायरे में पढ़ा था वो शेर, मतलब ये गजल जी। तो जब मुशायरा खत्म हुआ उस दिन वो मंच पे नहीं थे, कहते हैं क्या तुमने गजल कह दी है, क्या इसका मतला है, बहुत बड़ा मतला हो गया। कई बार दूसरे लोग आपको याद दिलाते हैं, क्या बहुत अच्छी बात कह दी है जी। बहुत अच्छा शेर हो गया है। भारतीय समाज में स्त्रियों की बदलती स्थिति को आप किस नजरिए से देखती हैं, और किस किस कहना ये चाहिए समाज में कहाँ कहाँ स्त्रियों को होना चाहिए? असल सवाल तो ये है इसका कि भारतीय समाज में स्त्रियों को कहाँ कहाँ प्रमोट किया जाना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, ताकि ये भारतीय संस्कृति और निखर कर सामने आए। आप इस सवाल के जरिए मतलब कि कहाँ किस फील्ड में होना चाहिए, किस फील्ड में होना चाहिए, कहाँ कहाँ बेहद जरूरत है। मेरे आज तो ये सवाल इसलिए भी थोड़ा सा बेमानी हो गया क्योंकि औरत हर फील्ड में हर जगह पहुंच चुकी है। जहाज वो उड़ा रही है, अंतरिक्ष में वो जा रही है जी, वैज्ञानिक महिला है जी जी, मंत्री महिला है। तो महिला जो है फिल्म इंडस्ट्री में महिला आजकल तो वर्चस्व है महिला का। जी जी। तो महिलाएं तो बहुत आगे आ चुकी हैं और हर फील्ड में, शायद ही मतलब सुना था आर्मी में नहीं होती थी, अब तो मैंने सुना आर्मी में भी है, आर्मी में भी कुछ पोस्ट पर महिलाएं हैं। तो अभी तो महिलाएं हर फील्ड में हर जगह पहुंच गई हैं। वो तो अभी हमें नहीं नजर आता कि ऐसा कहाँ नहीं होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए महिला को, जहां जहां उसकी योग्यता है उसको होना चाहिए, और पहुंच भी रही है, बहुत मेहनत भी कर रही है। ये जो 20 साल का ये वक्त गया है ना, इस 20 साल में मैंने महसूस किया है, इस 20-25 साल में बहुत परिवर्तन हुआ है महिलाओं के। पहले महिलाएं बहुत कम तादाद में थी अलग अलग फील्ड में जी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि महिलाएं बराबर की भागीदार है। रेशो कम हो सकती है कि भाई कहीं 60 जी 70 पुरुष हो सकते हैं, 30 या 40 महिला हो सकती हैं। रेशो कम ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन हर फील्ड में है। अभी ये तो सवाल ही, ये हमारा मकसद जो था जी, वो दर्शकों को ये बताना था कि कहाँ कहाँ महिला पहुंच रही हैं आजकल, और कहाँ और कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, जहां भी वो पहुंची हैं, जहां भी गई हैं सच में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, खिलाड़ियों में भी ऐसी महिलाएं। और हमारे जो मैम एक सवाल और है कि सोशल मीडिया ने कवित्री के रूप में जी आपके काम को कितना बदला या बढ़ाया? मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे ले दे करके सबसे ज्यादा मैं जो देखती हूँ और जाती हूँ है फेसबुक जी। इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम मिलेगा आपको। सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, हालांकि मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब पर अपनी प्रोग्राम्स डालूं, जो मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं वो डालूं, और अपनी गजलें एक सिलसिला शुरू करूं। मैं हो नहीं पाती हूँ, ये मैं बड़ा इस मामले में बहुत आलसी हूँ। घर में मैंने सब इंतजाम किया हुआ है, स्टैंड है, कैमरा है, सब चीजें हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नहीं हूँ। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। कम से कम आप सोशल मीडिया तक पहुंचाएं बात को। आप मैं सोचती हूँ अभी करूंगी, अच्छा अभी करूंगी, सिलसिला अभी है थोड़ा सा मेरा। अब आजकल फिल्म बना रही हूँ तो बस इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रही हूँ जी। गजलें तो शौक है, क्योंकि अंदर है ना, वो शौक में होती हैं। आज मन हुआ तो गजल हो गई, सारा मामला मूड पर है। ये ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं जी, क्या ऑनलाइन प्रोग्राम से लोकप्रियता अच्छी मिल जाती है? मिलती होगी। मैंने तो ऑनलाइन प्रोग्राम में लिया है, बहुत बार हिस्सा लिया है, क्योंकि जब 2 साल हमारे ये रही गुजरे कोविड के उस समय तो ऑनलाइन ही कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे थे जी, क्योंकि एक कवि उसकी शायर की जो खुराक है वो पैसा तो
अलग बात हुई, लेकिन उसकी जो खुराक है वो कविता है, शायरी है जी और हम मिजाज लोगों से बातचीत है। तो मुशायरों में जब मिलते हैं तो सिर्फ एक ही चीज नहीं हो रही है ना, आप हम मिजाज लोगों से मिल रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं। जी कोई किसी का शेर बहुत अच्छा लग गया तो आपको उससे प्रेरणा मिली कि आपने भी कोई बहुत अच्छा शेर कह दिया। वो सब जब बहुत कम हो गया उस दरम्यान, तो उस समय तो ऑनलाइन बहुत हुए थे और विदेशों से भी हुए थे, मैंने किए, मैं बहुत सारे जी उसमें आई थी। लोकप्रियता का तो होता होगा ना, जब जब हम सुनते हैं तो लोग देखते सुनते ही हैं। मंचों पे अगर हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया तो उनकी पहुंच जो है कम लोगों तक है। कितने लोग आ जाएंगे? ऑडिटोरियम के हिसाब से आएंगे। ऑनलाइन में क्या है कि आपको अब उसका लिंक पहुंच जाए तो वो कहीं भी सुनेगा। तो लोकप्रियता तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन की ज्यादा है शायद। स्त्रियों को और क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए ताकि वो हर फील्ड में आगे आ सके? क्या करना चाहिए? क्या बदलाव करना चाहिए शिक्षा में या के माहौल में? बदलाव या की जहां अपने आप तक को बात है ना प्रेजेंट। असलम साहब, जी बदलाव तो अपने आप ऑलरेडी बहुत हो चुका है, बहुत बदलाव हुआ है। मैं आज जो लड़कियों को देखती हूँ और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जी तो बहुत हाई है, जो कि हमें बहुत बाद में मिला। बहुत बाद में जाकर के जो हम बात कह रहे हैं वो 20 साल की लड़की उस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कर रही है। बदलाव तो बहुत आ चुका है, महिला में बहुत बदलाव आया है। बस मेरा तो सबसे आग्रह यह है कि महिला को पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पैरों पे उसे खड़ा होना बहुत जरूरी है। उससे जुड़ा हुआ है आत्मसम्मान, मेरा ये है। बाकी महिलाओं को यही संदेश है। इसके अलावा महिलाओं को बहुत ज्यादा आजकल परिवर्तन इतना ज्यादा हो चुका है, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारी पीढ़ी को थोड़ा सा नागवार भी गुजर जाती हैं, जी लेकिन ये उनका आजादी का मामला है। वो जैसे रहना चाहें, जैसे जीना चाहें वैसे जिए। मैम, एक बिल्कुल पर्सनल सवाल है। आप हर साल देखा गया है, आप कहीं भी हो हिंदुस्तान में, जी लेकिन सावन के महीने में दिल्ली आप आ जाती हैं। हाँ जी और इस बारे में आपसे आपने मालूम नहीं किया था, लेकिन आपने ये बताया कि मैं कहीं भी रहूं सावन के महीने में यहाँ आती हूँ। तो क्या आप माँ बाप के दर्शन को भी तीर्थ मानती हैं? आपसे मेरी बात हुई। मेरे पिता नहीं रहे, आपने शुरू में एक बात की थी तो उस समय वो रह गई। मेरे पिता 4 साल पहले चले गए। मेरी माँ है और मेरे छोटे भाई बहन है। हमारा परिवार जो है ये एक तो सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है जी। ये अब की बार दूसरा होगा जो मैं वर्कशॉप के कारण मैं नहीं आ पाऊंगी रक्षाबंधन में, वरना कुछ भी कहीं भी होंगी। और अगर कोई ऐसा, क्योंकि रक्षाबंधन पे आमतौर पे कोई प्रोग्राम भी नहीं होता अभी तक, और हुआ तो कुछ छोड़ भी दिए मैंने जी। तो रक्षाबंधन पे क्या एक त्योहार है जिसमें हम पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और वो इतना कीमती पल होते हैं, तो लगता है कि ये इसके लिए तो किसी और चीज को छोड़ देना ठीक है। मेरी वर्कशॉप है 3 महीने के लिए, तो इसीलिए मैं आ गई। अभी सावन का महीना है तो मैंने भाई से कहा कि ठीक है अभी राखी पे तो आ नहीं पाऊंगी, तो अभी हम सोच लेते हैं कि अभी राखी बना चुकी। तो सावन तो लड़कियों के लिए, अभी तो ये चीजें मायने बदल गई हैं। अभी तो लड़कियां रोज वीडियो कॉल पे बात कर सकती हैं अपने परिवार के लोगों से, माँ बाप से। किसी जमाने में जो हमने सुना है, मैंने तो नहीं लेकिन सुना है कि सावन के महीना ये जो होता था ये लड़कियों का मायके में होता था, भाई लेके आता था, अभी वो रक्षाबंधन मनाने के बाद फिर अपनी ससुराल लौटती थी। ये उस समय की बात है जब महिलाएं घर में रहती थी जी। और उतना निर्भर थी अपने मायके जाने के लिए भी दूसरों पे। ये पुरानी बातें हैं। जी जी जी। तो यहाँ तो जब मूड किया उठ के चल दिए। मैम जी, आज स्त्रियां काफी पढ़ी लिखी हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी तरह से चला रही हैं। जी। पुरुष को इसका कितना ख्याल रखना चाहिए? कामकाजी महिलाएं हैं, उन तो कितना ख्याल रखना चाहिए कि एक परिवार जो है वो अच्छे से चल पाए? आपका ना ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं में तो बदलाव आया ही है, ऐसा नहीं पुरुषों में नहीं आया है, पुरुषों में आया है। मैं एक उदाहरण हूँ। मेरे घर में, मेरे मायके में मेरा भाई या मेरे पिता जब थे तो वो मेरा जीवन जानते थे, मेरे जीवन का जीने का जो बेतकल्लुफ तरीका है। जी। मेरे घर में
महिला पुरुष की दोस्ती नहीं होती, लेकिन मेरे तो पुरुष बहुत दोस्त है, महिलाओं से ज्यादा पुरुष दोस्त है मेरे। तो मेरे तो परिवार ने मुझे सपोर्ट किया। दूसरा, अभी मेरे पति हैं, उनका एक सहयोग है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों की सोच नहीं बदली है। वो अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ तो वो पूरा माहौल देते हैं मुझे जी उसे करने के लिए। और मैंने कई बार, जब हम लोग चंडीगढ़ में थे और कोई अचानक मेरे पास फोन आया, तो मैं सोच रही हूँ कि यार अभी निकले कि नहीं निकले, तो मेरी बातचीत से, फोन पे बातचीत से मेरे हस्बैंड ने ये अंदाजा लगा लिया कि वहां उस महफिल में बुलाया जा रहा है। तो इशारे से कह रहे कि मैं छोड़ के आता हूँ, तो चिंता मत, उनको बोल दो मैं लेकर। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसी वक्त तैयार हुए, उसी वक्त गए और मुझे कहा कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और तुम बताना भी मत कि मैं साथ में आया हूं, वरना फिर वो बुलाएंगे और मुझको लेकर के आपकी महफिल बदले। कोई जरूरत नहीं। कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि मैं अपने एक महफिल में गई हूँ, दोस्तों के साथ मिलने गई हूँ, किसी मीटिंग में गई हूँ, अब तुम खत्म हो जाए तो फोन कर देना, फिर मैं आ जाऊंगा। मैं दोस्तों को बता ही देती थी बाद में, थोड़ी देर बाद। ये मेरे हस्बैंड भी आए थे वो बाहर, तो वो फोन करके बुलाती थी। वो सब चाहते थे, कहते भाई उनको क्यों छोड़ दिया तुमने बाहर। जी जी, ये साथ देना ही है। वाह। ये जो है ना, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बहुत बार आए, ये कौन है, ये किससे बात हो रही है, ये क्यों बात हो रही है। मेरे पति जो हैं वो, अगर उनको ये लगे कि मैं फोन पर बात करने में अनकंफर्टेबल हो रही हूँ जी, तो वो कई बार चले जाते हैं कि तुम बात करो जैसे बात करनी है। तो ये जो माहौल है ये यहाँ अटकता नहीं है। फिर आप जो है, जो काम कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर यहीं पर सवाल अटके रहे, आपको हर चीज की सफाई देनी पड़ी, फिर आप कर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। पुरुषों का योगदान है, मैं देख रही हूँ पुरुष बदल चुके हैं काफी, और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पत्नियों को सपोर्ट कर रहे हैं, बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पुरुष ही बदले हैं असलम साहब, ऐसा नहीं है। बहरहाल ये है, आपके कहने का ये मतलब है कि पुरुष को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वक्त की जरूरत क्या है, दोनों कहाँ को उसकी जरूरत मुझे है, लगता है कि दोनों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। एक बैलेंस बनाना जरूरी है। पत्नी को अपने पति की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, और परिवार का, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, 98 की हैं वो जी, 98 कंप्लीट हो जाएगा अभी 1 जनवरी को। और तो खुद अध्यापिका है जी, और एमए है हिंदी में, तो पढ़ी लिखी महिला है। मुझे उन्होंने आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं किया। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है। तो परिवार आपका ख्याल रख रहा है, आपको परिवार का ख्याल रखना है। ये एक स्त्री की बात नहीं है, ये सब पर मुझे लगता है ये बात निर्भर करती है जी, कि सबको एक दूसरे का सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि जहां है वहां काम सहजता से हो रहा है, आसानी से हो रहा है। आजकल 70% रह रही हूँ मुंबई में जी, मैं अभी 2 महीने बाद जा रही हूँ कल। तो ये मेरा परिवार सपोर्ट ही कर रहा है ना जी जी जी। मैं भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि घर के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, उस सब की व्यवस्था करती हूँ। तो ये दोनों का एक देखिए सामंजस्य बनाना जरूरी है, एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को सहयोग। मोटे तौर पर ये कह रही हैं कि एक दूसरे को समझना जरूरी है, और फिर उस समझ के आप उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। समझना बेहद जरूरी है एक दूसरे को, एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे के ना विचारों का सम्मान करना जरूरी है। और विचार मतलब कि हो सकता है कि आपका कोई विचार है जो मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो आपके नजरिए से ठीक है जी, तो मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे वो सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही पार्टनर का भी एक दायित्व बन जाता है, एक फर्ज बन जाता है कि वो पार्टनर का कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा भाव, कोई एक ऐसा काम जो वो करना चाहता है, तो आप सहमत हो या ना हो, लेकिन पसंद हो या ना हो, लेकिन आप सम्मान कर रहे हैं उनकी भावनाओं का, अपने पार्टनर की भावनाओं का जी, तो दोनों तरफ है। और जहां ये नहीं है वहां पर फिर वो काम नहीं निकल पाता, वो काम नहीं हो पाता जो होना चाहिए।
मैम, शायरी और ये लेखन के अलावा भी आपके कोई शौक है? हाँ, घूमना पति के साथ, शांत। मेरा तो हालांकि जो घर है वही देहरादून में है और बिल्कुल प्रकृति की गोद जी में जी है, जी। नदी के किनारे है, तो वहीं जाकर लगता है कि प्रकृति के बीच में आप आ गए। घूमना और शांत जगह पे जाना मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक है, लेकिन फैमिली के साथ घूमना। मेरे दोस्तों के प्लान बनते हैं, मैं उनके साथ नहीं जा पाती हूँ। और फिल्में देखना, और अभी मैं जाऊंगी तो हम हर शाम को फिल्म ही देखेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो फिल्में देखना, फिल्मी गाने सुनना, और बारिश में गाड़ी में गाने सुनते हुए जाना, ड्राइव पे निकलना, पुराने गाने सुनना। और वो बरसात का मौसम है तो बहुत अच्छा है। ये है कुछ शौक, गाने सुनने का, महफिल सजाने का और महफिलों का हिस्सा बनने का, वो मुझे बहुत, मुझे जिंदा कर देते हैं ऐसी महफिलें। एक आपने मुझे खास बात बताई है अभी जी, कि आपको घूमना तो पसंद है, लेकिन वो परिवार को साथ लेकर। ये जो आपने बात बताई है बहुत कीमती है हमारे लिए, कि हम जो घूमना चाहते हैं, अगर हमारे साथ परिवार है तो वाकई में हमको वो खुशी महसूस होगी कि जिसको अल्फाज नहीं दिए जा सकते। घूमने का शौक मेरे परिवार को, यानी कि मेरे परिवार में मेरे पति को, मेरी ननद को, इन सबको घूमने का बहुत शौक है। मुझे उनके कारण हुआ घूमने का शौक। और क्योंकि जब कंपनी अच्छी होती है ना, जी, तो आपको घूमने का, क्योंकि मेरे पूरा परिवार घूमने में इतना शौकीन है कि उनको वो एक तरह से ना मुझे गाइड करते हैं, भाई हम वहां जाएंगे, वहां ये सीन है, वहां ये है, वहां वो रिजॉर्ट अच्छा है, वहां वो होटल अच्छा है, ये सारी बातें होती रहती हैं। हमें कहाँ घूमने जाना है सारे मिलके तय करते हैं कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। परिवार के साथ, अगर परिवार के साथ आप जा रहे हैं तो आपको लगता है आपने भरपूर वक्त को जी लिया। मतलब आप कुछ पल में सदी का मजा ले सकते हैं। ये कह सकते हैं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ये कीमती मशवरों से नवाजा और अपनी जिंदगी के बारे में आपने इतनी बातें बताई हमें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक दो गजलें हमें इनायत कर दीजिए। अपने शेरों में मुस्कुराती हूँ। वाह। अपने शेरों में मुस्कुराती हूँ। वाह। दर्द को आईना दिखाती हूँ। वाह 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 वाह। अपने शेरों में मुस्कुराती हूँ, दर्द को आईना दिखाती हूँ, और जुल्म से मैं कभी नहीं डरती। वाह। जुल्म से मैं कभी नहीं डरती, हाँ शराफत से हार जाती हूँ। वाह 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 वाह। जुल्म से मैं कभी नहीं डरती। वाह वाह, क्या नजाकत भी पेश किया। शराफत से हार जाती हूँ। वाह वाह वाह। और एक शेर है कि सब्र से, शुक्र से, मोहब्बत से, सब्र से, शुक्र से, मोहब्बत से मैं ही दुनिया के काम आती हूँ। वाह वाह। ये शेर अब मेरे लिए नहीं है, जी जी। ये शेर पूरी मादा जात की तरफ से है। जी जी जी। कि सब्र से, शुक्र से, मोहब्बत से मैं ही दुनिया के काम आती हूँ, और याद करती हूँ जब तुम्हें जाना, पहले मैं खुद को भूल जाती हूँ। वाह 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 वाह, क्या याद करती हूँ जब तुम्हें जाना, पहले मैं खुद को भूल जाती हूँ। और इसका मक्ता है कि तोड़ दी जाती हूँ कभी सविता। जी। तोड़ दी जाती हूँ कभी सविता, और कभी खुद ही टूट जाती हूँ। वाह वाह वाह। तोड़ दी जाती हूँ कभी सविता, वाह वाह वाह, और कभी खुद ही टूट जाती हूँ। अपने शेरों में मुस्कुराती हूँ, दर्द को आईना दिखाती हूँ, और जुल्म से कभी नहीं डरती, हाँ शराफत से हार जाती हूँ। वाह वाह वाह। एक गजल के चंद अशआर, एक मतलब तो सुनाती हूँ कि किया रूह को क्या किसी के हवाले। वाह। किया रूह को क्या किसी के हवाले, लबों पर है पहरे, जुबा पर है ताले। वाह 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 वाह। किया रूह को क्या किसी के हवाले, लबों पर है पहरे, जुबा पर है ताले। और मुझे पाके उसने हकीकत को पाया। मुझे पाके उसने हकीकत को पाया, उसे पाके मैंने फकत ख्वाब पाले। वाह वाह वाह। मुझे पाके उसने
हकीकत को पाया। वाह वाह वाह। उसे पाके मैंने तो बस ख्वाब पाले और बहुत कोशिशें की, रहूं मैं उसी की। बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की, रहूं मैं उसी की, जनाजे वफा के उसी ने निकाले। वाह 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 वाह। बहुत कोशिशें की, रहूं मैं उसी की, वाह जनाजे वफा के उसी ने निकाले। और ये शेर मेरा पसंदीदा है जी, कि हवाएं ना उड़ जाए, और मशवरा भी है जी, उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए कि हवाएं ना उड़ जाएं खुशबू को लेकर। वाह वाह वाह। ये जो बाहर से चीजें आती हैं कि हवाएं ना ले जाएं खुशबू को लेकर, कहो गुल से खुशबू संभल कर निकाले। फिर पढ़िए शेर। वाह 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 वाह। हवाएं ना उड़ जाएं खुशबू को लेकर, वाह। कहो गुल से खुशबू संभल कर निकाले। वाह और वाह। मेरा शौक मंजिल भी कुछ कम नहीं है, मेरा शौक मंजिल भी कुछ कम नहीं है, यही मुझसे कहते हैं पैरों के छाले। वाह 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 वाह। मेरा शौक मंजिल भी कुछ कम नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मुझसे कहते हैं पैरों के छाले। क्या किया, क्या किया रूह को क्या किसी के हवाले, लबों पर है पहरे, जुबां पर है ताले। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मगर एक सवाल है जी। ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आप इसको पूछ लूं आपसे। पूछिए। जब आपकी शादी हुई मैम जी, तो, और उनको सार को पता लगा कि आप कवित्री हैं, आप शायरा हैं, आप लेखिका हैं, तो आपसे उन्होंने कौन सा कलाम सुना या आपने उनको कौन सा कलाम सुनाया जिससे उनको थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन हुआ? वो उन्होंने मुझसे कोई कलाम नहीं सुना, कोई शेर नहीं सुना, बस उनको ये था कि कवित्री हैं, शायरा हैं, यूट्यूब पे देख लिया, वैसे मुझे मंचों पे देख लिया, सुन लिया। अलग से आज तक इतने सालों में उन्होंने मुझसे कभी भी कोई कलाम नहीं सुना कि ऐसा कोई शेर सुना। जब सुनते हैं तो मंच पे ही सुना उन्होंने या महफिलों में सुना जी। अब ये तो सवाल उनसे नहीं, ये तो और पूछूंगी। वैसे ये जाहिर होता है कि उन्होंने आपको मंचों पे सुनना ज्यादा अच्छा समझा, सामने ऑडियंस बनकर बैठकर। अब वो इस बात की कीमत को समझते हैं। उनको लगता है कि हाँ, ये आपकी बात भी ठीक है कि मंच पे सुनूंगा तो बाकी लोग भी जब दाद देंगे तो मुझे लगेगा हाँ ये शेर ठीक है। पूरा जो उनका सफर है उसमें शायरी और ये कहीं रही नहीं है। उनकी फील्ड अलग है, समुद्र में जीवन गुजारा है जी, अलग तरह की उनकी दुनिया है, मेरी एक अलग तरह की दुनिया है, पर वो इस दुनिया को बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम सुनने जाते हैं, ऐसी महफिलों में जाते हैं जब भी मौका लगता है, और वो इतनी खामोशी से मुस्कुराते हुए सुनते हैं कि आज तक उनके मुंह से वाह भी नहीं निकला, पर उनकी मुस्कुराहट बता देती है कि हाँ उनको अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा। उनको जो संदेश देना चाहती हैं, आने वाली नस्ल को क्या संदेश देना चाहती हैं, कवित्रियां हैं, उनमें लेखिकाएं हैं, आप जो संदेश देना चाहती हैं आप दीजिएगा। अच्छा पढ़ें और अच्छा सुने जी, ये तो सबके लिए जरूरी है, अच्छा पढ़ना। और मैं समझती हूँ मैंने किताबों से ज्यादा लोगों को पढ़ा है, सुना है। मेरे ऐसे ऐसे जो साहित्य के बड़े बड़े धुरंधर थे उनके साथ मेरी बैठकें, आज भी मेरी बैठक दिन में हुई है, उन लोगों के साथ बैठ करके उनकी बातें सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा है और पढ़ा है। इसके अलावा मेरा मशवरा यह है कि एक तो देश प्रेम होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, उससे पहले अपना देश है। देश से सबसे पहले प्रेम करें, जो हमारे लिए अच्छा है वो करें, इंसानियत के लिए काम करें, मोहब्बत के लिए काम करें। और शायरों का और कवियों का तो दायित्व ही है मोहब्बत को बनाना, फैलाना, अपनी बातों से मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाना उनका मकसद है और उनका फर्ज भी है। इसके साथ साथ मेरा जो हमेशा से, मैंने अभी पहले ही बोला था कि लड़कियों के लिए मेरा मशवरा है अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
चाहे वो थोड़ा सा कमाए, लेकिन कमाए जरूर, खुद की संतुष्टि के लिए, दूसरे के लिए नहीं, जी, अपनी जी। संतुष्टि के लिए कि हमारा भी कोई अस्तित्व है, हम दुनिया में हैं। बहुत आपने ये कीमती उपहार दिया है हमको। आपने वो पैगाम आपने कुछ लफ्जों में बांध दिया है। रिश्ते या कुछ मेरे बहुत करीबी जो मेरी आत्मा में बसते हैं, उनके साथ कभी मेरी तरफ से जो नाइंसाफी हुई है जाने अनजाने, उनसे माफ़ी चाहती हूँ। और साथ में अपने तमाम जो सुन रहे हैं मुझे, मुझसे मोहब्बत करने वाले, उन सब का धन्यवाद, उनका शुक्रिया। और आपका ये जो चैनल है, आपके इस काम को, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अदब के लिए ये भी एक ज़रूरी है ना कि साहित्यकार से बातचीत करके उसको एक जगह, एक सोशल मीडिया पर डालना, ये भी अदब की एक खिदमत है ना, एक अदब की खिदमत कर रहे हैं आप। मैम ये काम हमारी नस्ल, हमारे जो पहले बुजुर्ग थे, उन्होंने इसको कम किया है और इसकी कीमत को कम आका है, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें ये काम करते रहना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये पता लग सके कि उनके बड़े, उनके बुजुर्ग किस तरह से इस देश के माहौल को खूबसूरत करते थे, कैसे तरक्की के राह पर लेकर आए हैं और कैसा देश प्रेम दिखाते थे। और मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी है जी, अगली पीढ़ी तक अच्छी बातें पहुंचाने की, जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। जी, जी, हम जी। सबको वो सब पहुंचाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मैम कोई और गजल जो आपके दिल के नजदीक हो, आप वो भी अता कर दीजिए। ये दर्शकों को कितना आप बोर करने वाले हैं आज, कितना यूं ही हो गई थी। जी, एक अलग मिजाज की एक छोटी बैठी गजल, कभी सुनी भी होगी आपने। जी। अपना जीना मुहाल करते हैं, वाह खुद से हम क्यों सवाल करते हैं। वाह 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 वाह। अपना जीना मुहाल मुहाल करते हैं, खुद से हम क्यों सवाल करते हैं, और रखते हैं दोस्तों से उम्मीदें, वाह। रखते हैं दोस्तों से उम्मीदें। हाँ, आप भी क्या कमाल करते हैं। हा। रखते हैं दोस्तों से उम्मीदें, वाह 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 वाह। आप भी क्या कमाल करते हैं। और हर कोई आपका ख्याल करे, हाँ, हर कोई आपका आपका ख्याल करे। आप किसका ख्याल करते हैं। वाह वाह वाह। हर क्या- कोई आपका ख्याल करे, वाह वाह वाह। आप किसका ख्याल करते हैं। वक्त सारे जवाब देता है, वक्त सारे जवाब देता है। सारे जवाब देता आईने जब सवाल करते हैं, है। हाय हाय। वक्त सारे जवाब देता है। वाह वाह वाह। आईने जब सवाल करते हैं, मौत से पहले मर नहीं सकते, वाह। मौत जहर से क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर पढ़िए आप। वाह वाह वाह। मौत से पहले मर नहीं सकते, जहर क्यों इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह। अपना जीना मुहाल करते हैं, खुद से वाह वाह। हम क्यों सवाल करते हैं, रखते हैं दोस्तों से उम्मीदें। हाँ, आप भी क्या कमाल करते हैं। वाह वाह। थोड़े अलग मिजाज की गजल थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपका जो ये राजनीतिक सफर है, ये किताबों का, ये शायरी का, क्या आपने कोई रिकॉर्ड बनाने की सोच ली है या इसकी कोई दरमियानी मंजिल भी है। एक तो मेरा राजनीतिक कोई सफर नहीं रहा। हाँ, राजनेताओं के साथ मेरे बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं, रहे हैं, और बहुत सपोर्ट भी उन लोगों की मुझे रही। राजनीति के में, क्योंकि मैं राजनीति में कभी ना कोई सफर है और ना ही मेरा कोई दिलचस्पी है राजनीति में। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, कलमकार हैं, कलम के जरिए अपनी बात पहुंचाएं। हाँ, दोस्ती है, ताल्लुक है, आज भी है बहुत से लोगों से। और इसके साथ साथ जहां तक आपने का रिकॉर्ड बनाने की बात, मैं कोई रिकॉर्ड अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ। जो सामने आता गया वो करती चली। मैं जब उपन्यास लिख रही थी तो मैं आ गई कवि सम्मेलनों और मंच पे, तो मैं सिर्फ शायरी कर रही थी। कुछ साल तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मुशायरे पढ़े, कवि सम्मेलन पढ़े और शायरी की। कभी कोई किसी कारण किसी ने मुझसे कहा कि इस पर आर्टिकल लिख के भेज दो, या हमारे किसी किताब में छप रहा है, हमारे कोई सीनियर हमारे जो कवि रहे हैं कि इनके लिए कुछ लिख कर भेज दीजिए, किताब में छपना है, मैं कर रहा हूँ, छाप रहा हूँ। मेरे गुरुजी अल्लड़ बीकानेरी जी के लिए भी मुझसे परवीन शुक्ल ने मांगा कि तुम मैं भेज दो, क्योंकि उनके भी वो गुरु समान थे और मेरे भी गुरु थे। तो लिख के भेज दिया। तो जो चीज़ सामने आती गई ना,
वो करती गई। कवि सम्मेलन मुशायरे की मुझे लगता है ये बात मुझे कहनी चाहिए आपसे। कवि सम्मेलन मुशायरे जो मैंने करने शुरू किए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मैंने बहुत पुराने लोगों से सिर्फ सुना, जी लेकिन मैंने उन लोगों से जो सुना और जो मैं चाहती थी, जो मुझे कमी लगती थी, मैंने कहा ये मुझे बताना कैसे है। तो खुद एक चिराग जलाओ, मैंने वाह। संस्था बनाई और कवि सम्मेलन मुशायरा एक साथ ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि मेरे हिंदी वाले भी उतने ही मेरे मित्र हैं और उर्दू वाले भी। एक साथ लेकर आने का मकसद था कि दोनों शायर कवियों की मुलाकातें हों। अब तो ये बहुत आम सिलसिला हो गया है, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कवि सम्मेलन अलग हो रहा है, मुशायरा अलग हो रहा है। जी 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 क्योंकि वो होता क्या था कि मुशायरा जो हो रहा है तो वो उर्दू के खाने में जा रहा है, कवि सम्मेलन हो रहा है तो वो हिंदी के खाने में जा रहा है। इकट्ठा किया तो जो बात मुझे कहनी थी जबान से ना कह करके मैंने प्रोग्राम के द्वारा कही। मोहब्बत, जबान, जी एक साथ एक मंच पर सबका इकट्ठा होना, और वो जो अदब मैं कहीं महसूस कर रही थी कि कुछ साहित्य कम हो रहा है, उसे लाना एक साथ। ये किया तो ये चल रहा है सिलसिला, आगे फिर शुरू करेंगे। मैम, अगर कोई फिल्म बने, आपकी लिखी हुई फिल्म हो, तो क्या आप उसमें कोई रोल करना पसंद करेंगे? हाँ, ये तो मैं अभी कह नहीं सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ दोस्त लोग जो मेरी फिल्म बनाएंगे, मेरी फिल्म पे तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरी कोई युवा अवस्था की कोई बात है, मेरे मतलब मैं कोई अपनी लिखी हुई उस पर हाँ कर सकती हूँ, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो मुझ पे जम रहा है पूरी तरह। लेकिन वो तब होगा जब मैं समझ पाऊंगी कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकती हूँ। खुद को एक्टिंग करने के लिए तो फिल्में लिखूंगी नहीं, बनाऊंगी नहीं। कभी हुआ ऐसा कोई, जैसे अभी हमारे बीच दोस्तों के बीच बात हो रही थी कि चलो कहीं कोई अभिनय करने का, क्योंकि अभिनय करना मेरा मकसद नहीं है। कर सकते हैं, कभी कोई छोटा मोटा कोई रोल हुआ जो लगा कि यार इसे कर सकते हैं, ठीक है कर ले, कोई ज्यादा ऐसा विचार नहीं किया इस पर। जी, कोई ऐसा चरित्र जो आप निभाना चाहेंगे? दबंग महिला जो गलत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, गलत हो रहा है तो उसकी आवाज दमदार होनी चाहिए, उस कैरेक्टर को बिल्कुल निभाना चाहूंगी। अगर हम आपको एडवोकेट के उसमें रोल में फिट करना चाहे तो आप हो जाएंगी? अगर वो एक इंसाफ पसंद है जी, इंसाफ की बात कर रही है, क्योंकि वकील तो पैसे के लिए भी करता है ना, एक अपराधी को बचाने के लिए कर रहा है, तो मैं तो अगर ऐसा कैरेक्टर भी करूंगी तो जो सही होगा उसका साथ दूंगी, अभी उसका साथ नहीं दूंगी। बहुत खूब। मतलब ये है कि आपके खून में रची बसी है यहाँ की संस्कृति, और वो आप लफ्जों के कपड़े पहनकर बाहर आ रही है। हमें एहसास हो रहा है कि आपकी कीमत का, आपकी शख्सियत का। गजल के एक मतलब दो मिसरे में कह देती हूँ कि कोई भी काम हो शायान शान करते हैं। वाह। कोई भी काम हो शायान शान करते हैं, ले जमीन तुझे आसमान करते हैं। वाह वाह वाह। तो असलम साहब, भविष्य हमें पता नहीं कि कहाँ पर लेके जाएगा, मुस्तकबिल में क्या है। देखिए जिस चीज में मैं लगती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं मैं इसमें इंसाफ नहीं कर सकती, तो मैं वो नहीं काम करती। फिल्मों में काम कर सकती थी, नहीं, मुझे लेकिन टीवी सीरियल के लिए तो आया था जी। टीवी सीरियल के लिए मेरे पास जब मैं बॉम्बे गई थी, तो क्या बॉम्बे में खर्चे बहुत होते हैं जी। तो मुझे तो लोगों ने कहा कि आप एक काम करिए, राइटिंग का हिस्सा बन जाइए, टीम का हिस्सा बन जाइए, या एक्टिंग कर लीजिए। मेरे बहुत सारे हैं लोग जो जी। सीरियल में काम करते हैं, तो मैंने कहा भी मैं रोटी कमाने के लिए तो नहीं आई हूँ बॉम्बे, वाह वाह। वो तो मेरे घर में है। जी। अगर मैं यहाँ कुछ बड़ा कर सकती हूँ तो मैं बॉम्बे रहूंगी। अभी भी वही बात है, अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा, क्योंकि मुझे रोटी कमाने के लिए ना लिखना है, और सीरियल में जाने का मतलब है कि आप उसके जाल में ऐसे फिर फंस जाते, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक, रात तक शूटिंग चल रही है, क्योंकि एपिसोड को जाना है। और अगर आप टीम का हिस्सा हैं तो जो मुख्य राइटर है ना, उसका नाम जाएगा, आपका नाम कहीं दब जाएगा, या एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा, तो नाम भी नहीं मिल रहा है,
और रहा खर्चा उठाने के लिए मैं बॉम्बे में काम करूं, तो मुझे जरूरत क्या है इसकी। तो मैं बॉम्बे गई थी एक नाम और पहचान के लिए कि कोई बड़ा काम करूं, और खर्चे उठाने के लिए भी नहीं गई थी। वो सक्षम है, मेरे पतिदेव जी जी वो जी सक्षम है पूरी तरह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम धन्यवाद करते हैं। आपका आप भी जैसे बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इतनी मेहनत करके ये सब किया। आदाब नाजरीन, अब हम आपसे विदा लेते हैं।